हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोगों का संडे टेस्ट सीरीज है, ठीक है। पेन का कलर चेंज हो चुका है। संडे का टेस्ट सीरीज है। आप लोग कहोगे मैम कल आप पहले नहीं लगाए प्रीमियर। आप लोग का ऐसे जानते हो, आप लोग 12 घंटा 14 घंटा पहले ही, आप लोग का 18 घंटा 20 घंटा पहले मैं लगा देती हूँ। लेकिन कल मैं नहीं लगा पाई, क्यों? क्योंकि मेरे पास संडे स्पेशल रिकॉर्डेड वीडियो नहीं था, ठीक। 2 दिन इतनी व्यस्तता हो गई, एग्जाम बच्चों का चलने वाला है या चल रहा है, ठीक है। चलने वाला क्या है, मान लीजिए 3 तारीख से शुरू है, ठीक। तो उसके पहले सारी चीज़ें पेपर बनाओ, ये करो, हर चीज़ें होती हैं, ठीक। तो उसमें मैं इतना बिजी हो गई। आज देख लो 10:11 10:51 हो रहा, मैं आप लोग का क्लास रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। अब 1 घंटा 10-15 मिनट तो कम से कम क्लास रिकॉर्ड होगा ही। अब सोच लो आप लोग कब मैं क्लास रिकॉर्ड फ्री होंगी, कब मैं खाना खाऊंगी। घर पे स्कूल का काम कर रही थी, पेपर ऊपर बनाना, हर क्लास का पेपर बनाना होता है। जितने भी हैं 6 से लेकर के 12 तक का पेपर आप बनाओगे, बना करके सारी चीज़ें करनी होती है। तो खैर चलो कोई बात नहीं, मैं वहाँ के काम भी, वहाँ काम जरूरी है, आप लोगों का काम भी जरूरी है। वहाँ का काम भाई मेरे नज़र में, सरकार की नज़र में ज़रूरी है, ठीक। वहाँ नहीं करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा, आप लोगों का नहीं करेंगे तो आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, ठीक। तो इसलिए हमने कहा भाई रिकॉर्डेड क्लास तो रखे हर संडे संडे वाला, हमने कहा वही अपलोड कर दें। लेकिन फिर मेरे जानते हो ना कि मैं नहीं इस चीज़ को कर पाती हूँ। मेरे पास मानोगे नहीं, कम से कम 10 से 12 संडे स्पेशल रिकॉर्डेड क्लास पड़े होंगे। लेकिन मैंने कोई भी एक चाहा होता तो अपलोड कर दिया होता। लेकिन मैंने नहीं अपलोड किया कि आप लोगों को मैं रिकॉर्ड करके करूँगी, भले ही रात को 1 बज जाएगा, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं क्लास रिकॉर्ड करूँगी, एडिट करूँगी, फिर अपलोड करूँगी, थंबनेल वंबनेल लगा करके, टाइटल हैशटैग, फिर मैं सोने जाऊँगी। खैर कोई बात नहीं, चलो आप लोग अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। मेरा काम है, मेरा शौक है, मेरा पैशन है, ठीक है। किसी के गन पॉइंट पे हम नहीं है, ठीक है। बच्चों के स्कूल का काम तो मान लो किसी के गन पॉइंट पे ही रहना पड़ता है, ठीक। वहाँ पे ये कह सकते हो। लेकिन आप लोगों का काम मेरा गन पॉइंट नहीं है, मेरा क्या है, पैशन है। तो आप लोग जान गए क्या है, आज क्या करना है। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग मेरे उसको देखा करो कि मैं कितने अपने कर्तव्य के प्रति डेडिकेटेड रहती हूँ, आप लोगों का कितना ख्याल रखती हूँ। जो भी लोग हो, आप लोगों का मैं आज नाम लेना चाहूँगी। शमा जी कल कह रही थी कमेंट बॉक्स में कि मैं मेरा नाम कब आएगा। अरे भाई, आप लोग नाम के लिए कह रहे हो, नाम में क्या रखा है, ठीक। आप लोग ऐसा काम करो, आप लोग मेरिट लिस्ट में आओ, आप लोगों का उस लिस्ट में नाम आए। मैं यही चाहती हूँ, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जितने भी मेरे बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, सबका नाम कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी LTGIC कहीं वो सेलेक्टेड हो जाए, बस एक सीट उनको मिल जाए, ठीक है। आप लोग अब खुश हो। सबका मैं सबको कह रही हूँ, ठीक। इतने लोगों किसका किसका मैं नाम लोग दिन लिस्ट तैयार करके लाऊंगी, केवल नाम ही बोलूंगी, ठीक है। आंसर करें। अगर मेरे नाम बोलने से आप लोग की एक नौकरी लग जाए तो मैं इस तरीके से आप लोगों के नाम का माला बनवा लूँ, समा समा समा, शहजादी शहजादी शहजादी, ठीक है। ज्ञानेश्वरी ज्ञानेश्वरी ज्ञानेश्वरी, विभा मोनी, शिवांगी, रागिनी, राधिका, ठीक। वेदिका, इनका क्या नाम है, अभी नई नई आया, अभी ये कहेंगी मैं मेरा नाम छूट गया। पता नहीं क्या, विनीता विनीता, ठीक है। तो सबका मैं ऐसे ही नाम लेकर के माला ऐसे बनवा लूँ, सबका जपा करूँ, विनीता विनीता विनीता, शहजादी शहजादी शहजादी, ठीक। खैर कोई बात नहीं, क्लास शुरू करते हैं। पहले आप लोग को मैम समय भी नहीं है, 2 मिनट बकवास में निकाल दी। फिलहाल कोई बात नहीं, चलो आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर करो। आप लोग देर से जोड़ते हुए सोने भी नहीं होगे, ठीक। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को कह दिया शुरू करते ही, आप लोग तो आते हो देर से मौज मस्ती करते हुए। आंसर करें पहले का क्या होगा। बस्टर्ड वस्त्र तैयार किए जाते हैं छोटे ऊनी रेशों से, लंबे ऊनी रेशों से, छोटे कपास के रेशों से, लंबे कपास के रेशों से। आप लोग आंसर करो फटाफट। आप लोग कोशिश करना कि 1 घंटा 2 4 5 मिनट में क्वेश्चन हो जाए। आज हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब ना करूं, क्योंकि 125 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज होता है। इसमें केवल और केवल 100 क्वेश्चन है, लेकिन देखूंगी अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं करूंगी भी, ठीक है। पेन का कलर आई थिंक मुझे चेंज कर देना चाहिए। चलिए वही वाला कलर आ गया, नहीं तो भगवा कलर था ना। चलो ये पर्पल कलर, अच्छा। चलो आंसर करो आप लोग। तो आपने आंसर कर दिया मैम, क्या होगा। ऊनी, लंबे ऊनी रेशों से बस्टर्ड वस्त्र तैयार किए जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करें। कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया में ऊनी रेशों को किससे साफ किया जाता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, गर्म पानी और साबुन। किससे साफ करेंगे। कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया में ऊनी रेशों को साफ किया जाता है, तो किससे। आपने कहा मैम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक कंपाउंड से, ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें। रियान रेशे का व्यास निर्भर करता है। व्यास आप लोग जानते हो, व्यास मतलब मोटाई, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम जो इस पे नरेट का छिद्र होगा, जितना होगा उसकी उस पे क्या होगा, इसका व्यास निर्भर करेगा। क्यों। तो आपने कहा यस मैम, जितना मोटा होगा
वो क्या होगा, स्पिनरेट के क्षेत्रों पे क्या होता है, उसका व्यास निर्भर करेगा। ठीक है, कोलाइट के गोल कच्ची सामग्री, रेशे के खींचने की गति, सब कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें, कूट वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में लगाएं। कोइंग है, एक शब्द है, क्रंदन है, बबलाना है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि पहले नंबर पे क्रंदन आएगा, तो 3 और 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, हम इसे एलिमिनेट कर देंगे, 50-50 का चांस हो गया। अब आप लोग आंसर करो। आपने कहा मैम पहले क्रंदन होगा फिर कोइंग होगा, क्यों, यही तो होगा। तो आपने कहा यस मैम, पहले क्या होगा, पहले क्रंदन होगा फिर कोइंग होगा। तो 3 के बाद यहाँ है, अब ये भी हम एलिमिनेट कर दिया, आंसर आपका निकल आया कि ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद क्या होगा, बबलाना आएगा, जैसे पा दा मा, इस तरीके से जो शब्द निकलते वो आ जाएंगे। फिर क्या होगा, पूरा एक शब्द बोल देगा, दादा मम्मा पापा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी। 5 का आंसर करो, देख लो। आप लोग कहते हो ना कि मैम इस तरीके से क्यों क्वेश्चन लेकर के आ रही, आप लोग देख लेना, मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे हो। अब आप लोगों को टीजीटी पीजीटी एलटी एग्जाम में इस तरीके से कूट वाले कथन कारण वाले क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए मैं आप लोग को पहले से ही प्रिपेयर कर रही हूँ। आप लोग कह रहे हो मैम टीजीटी के लेवल का ले आओ, अब लेवल वो नहीं रह गया बाबू, आप लोग इस चीज़ को समझो। अब वो लेवल नहीं रह गया जो हम लोग एग्जाम देकर के पास हो गए। तब उस समय कितनी सीट थी, 700 समथिंग सीट थी। ठीक है, 700 कुछ सीट थी जब हम लोगों की वैकेंसी निकली थी 2021 में, और आज आपकी कितनी सीट है। आप 2022 में भरे हो, 2022 में कितनी होम साइंस की सीट है। एलटी में भी आप भरे हो, कितनी सीट है, 200 भी तो सीट नहीं है पूरी। तो आप इस चीज को समझें कि वो चीज दूसरी थी, 700 कहाँ 200। हम आप लोग का मनोबल नहीं डाउन कर रहा है, लेकिन बस मैं इतना कह रही हूँ कि थोड़ा सा आप पढ़ने की चीज़ें थोड़ा सा ऊपर लेवल मिला करके पढ़ो। अगर ऊपर रहेगा तो नीचे वाला मेंटेन हो जाएगा, लेकिन अगर ऊपर का मेंटेन नहीं होगा तो नीचे से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखो। अभी कथन क्या है, म्यूल फ्रेम की तुलना में रिंग फ्रेम द्वारा मोटा धागा तैयार होता है। कारण क्या है, क्योंकि रिंग फ्रेम एक तीव्र गति प्रक्रिया है। दोनों ए तथा आर गलत है, दोनों ए तथा आर सही, यानी दोनों गलत है, दोनों गलत सही है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। अब आंसर करें, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे मैं टाइम दे रही हूँ। आपने आंसर किया कि मैम हमें टाइम नहीं चाहिए, दोनों क्या है, सही है, क्या होगा, दोनों सही है। ठीक, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोगों को पीडीएफ में दे दूंगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से सारे लोग जुड़ जाओ। ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनी एनिसोल जिन्हें बीएचए कहते हैं, क्या है, सिक्वेस्ट्रेंट है, पायसी कारक अभिकर्ता है, एंटीऑक्सीडेंट है, रंग वर्ण अभिकर्ता है। कल आप लोगों को शाम को 5:40 पे मैं क्लास लगा दी थी, ऐसे रैंडम क्लास लगा दिया था। राधिका जी डेली कह रही थी कि मैम वो लगा दीजिए, एनसीईआरटी वाला लगा दीजिए, एनसीईआरटी लगा दीजिए। तो वो क्लास मैंने लगा दिया 11th का। अब वो भी धीरे धीरे चलता रहेगा, ऐसे ही शाम को या तो 5 बजे या तो ऐसे जब मुझे समय लगेगा तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी, आप लोग वहाँ देख लेना। सुबह का क्लास जैसे चल रहा है ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, सुबह को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही हूँ, तो आप लोग वहाँ भी जाकर के रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, प्रीमियर ही चलेगा, आप लोग आना चाहे बाद में देख लेना, कोई बात नहीं है। ठीक है, 6 का आंसर करो। मैं कभी भी नहीं कहती हूँ आप एकदम रिकॉर्डेड क्लास, हाँ, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर होता है तो आप वहाँ आया करो, क्योंकि आंसर दे करके आप अपने आप को देखा करो कितना सही हो रहा है। तो आप 6 का आंसर कर दें, आपने आंसर कर दिया कि मैम आंसर हो जाएगा आपका सी, क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट होगा, क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें। सैद्धांतिक रूप से बर्तन धोने का कार्य रसोई घर के किस केंद्र में किया जाना चाहिए, भंडार केंद्र में, तैयारी केंद्र में, हिमीकरण में, परोसने वाले केंद्र में। मतलब कह रहा है कि सैद्धांतिक रूप से बर्तन धोने का कार्य हम किचन में किस भाग में करेंगे। हमारा इस तरीके से किचन होता है, किचन का काउंटर अगर इस तरीके से बना है तो यहाँ कहीं सिंक है, यहाँ बर्तन रखने वाली चीज़ें हैं, यहाँ भी और सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे कुकिंग रेंज है आपका, और यहाँ कहीं फ्रिज वगैरह लगा होगा। तो हम कहाँ काम करेंगे, कहाँ बर्तन धोएंगे, आप बता दो कहाँ करेंगे। एक तैयारी केंद्र होता है, खाना परोसने की जगह होती है, आप लोग जानते हो, हम लोग नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा ये सब। तो आपने कहा मैम तैयारी केंद्र में क्या होगा, हम बर्तन को धुलेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। कहाँ धुलेंगे, तैयारी केंद्र में धुलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें, आंसर करो। आज आप लोग, आज तो मुझे सोना ही नहीं है, संडे कल है, कल मुझे बहुत काम करना है, सब ठंडी के कपड़े निकालने हैं, धुलने हैं, देखो धूप होता है कि नहीं, धूप दिखाना है, बहुत काम है। चलिए 8 का आंसर करिए। आज मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन आप लोगों का मुंह देख करके ना ये लगता है चलो एग्जाम होने वाला बच्चों का।
निम्नलिखित में से इसे जेबेल वाटर कहते हैं। किसे कहेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट को कहेंगे, सोडियम परबोरेट को कहेंगे, सोडियम बाइसल्फाइड को कहेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड को कहेंगे। तो आपने आंसर किया कि मैम सोडियम हाइपोक्लोराइड को हम जेबेल वाटर कहते हैं। क्या? जेबेल वाटर कहते हैं। ये क्या है मैम? तो स्टेन रिमूवर है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें। बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई है, क्या है? फुलकारी है, चिकनकारी है, कांथा है, कशीदाकारी है। तो चिकनकारी कहाँ की है? आपने कहा मैम यूपी की। यूपी में भी कहाँ है मैम? लखनऊ की है। कांथा कहाँ की है? आप बता देना। फुलकारी है पंजाब की। कशीदा है जम्मू कश्मीर की। कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर की। तो आप 9 का आंसर कर दिए कि मैम कांथा हो जाएगा बंगाल का। अगर आप लोगों को कांथा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही याद करने में कि कांथा कैसे याद करेंगे कि मैम बंगाल का है कि कहाँ का है, तो बंगाल पे भी बिंदी है और कांथा में भी बिंदी है। इन दोनों को मैच करा लोगे तो आपका आंसर ऐसे सही हो जाएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। आप कहोगे क्यों मैम आप इसको इतना सतर्की हैं? तो 2021 में आपके मैम जी का ये क्वेश्चन गलत हो गया था, आप सोच सकते हो। लेकिन इतना छोटा क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। मैं पता नहीं कैसे बंगाल और बिहार में कंफ्यूज हो गई और वहाँ पे मैंने बिहार वार को शायद आंसर कर दिया था कि क्या कर दिया था, भगवान जाने। लेकिन वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, आप इसको कोरिलेट करके इसको मैच करा लेना, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा 9 का, आपने कहा मैम सी हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 10 का आंसर करें। पटोला प्रदेश जो पटोला के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा प्रदेश है जहाँ पटोला कढ़ाई होती है? राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, बिहार हो गया एंड उत्तर प्रदेश हो गया। आप 10 का आंसर क्या होगा, क्या होगा बता दें। तो आपने कहा मैम गुजरात में क्या होता है? पटोला होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्या होगा? आपने कहा मैम आंसर गुजरात हो जाएगा। 11 का आंसर करें आप। पेंसिल तकनीक वह तकनीक है जिससे किया जाता है, क्या किया जाता है? परिवीक्ष परिवीक्षण करते हैं, बुनाई करते हैं, कार्य सरलीकरण करते हैं, टेक्सचर विश्लेषण करते हैं। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, अनौपचारिक हो गया और पेन पेंसिल हो गया। मिस गिलवर्थ ने दिया था या मिसेस गिलवर्थ ने दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, दोनों में चार चार होता, औपचारिक में भी चार होता, अनौपचारिक में भी क्या होता है। ये चीज़ें आप लोग जानते हो। उसमें इस तरीके से ट्रायंगल होगा, फिर वृत्त होगा, बड़ा वृत्त होगा, छोटा वृत्त होगा, इस तरीके से कुछ होता है। सारी चीजें जो भी होता है ये सब दिए होते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो। अभी कुछ समय पहले मैंने वीडियो में रिवाइज कराया था। 12 का आंसर करें। इनमें से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती है? नहीं और है को आप जरूर मार्क कर लेंगे। एग्ज़ाम हॉल में बैठते समय, जब एग्ज़ाम आप लोगों का आएगा, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लास लगाऊंगी, कैसे तुक्का लगाते हैं, कैसे समझदारी से क्वेश्चन करते हैं, जो ना है उसे कैसे छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि 1/3 क्या है आपका माइनस मार्किंग है, ये भी लेकर के हमें चलना है। 1/3 का मतलब क्या हुआ मैम कि 3 क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो एक गलत होता है, तो सही में से एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। तो ये मैं सारी सावधानियां बताऊंगी, आप निश्चिंत रहें। फिलहाल अभी आप देख लें कि है नहीं है को मार्क कर लीजिएगा। 24 घंटा यदि विधि, चलो इंग्लिश वाला देख लेते हैं क्या है। 24 हावर रिकॉल मेथड। फिर क्या है? हाइट फॉर एज यानी उम्र के अनुसार लंबाई, बायोकेमिकल मेथड और कंपोजिट मेथड। आप बताएं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम इसका आंसर हो जाएगा क्या? 12 का आपका आंसर हो जाएगा कि बायोकेमिकल मेथड यानी रासायनिक मेथड जो होता है ये नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा? आपने कहा मैम जैव रासायनिक विधि नहीं होगा। बाकी रचना यानी कंपोजिट, रचना का मतलब जान लो, शुद्ध हिंदी देखो यहाँ पे दिया है। कंपोजिट का मतलब कि क्या क्या आपने खाया, क्या क्या चीजें मिला करके वो किया, ठीक है। वहां पे ये पूछ रहा है। उम्र के हिसाब से आपका हाइट के हिसाब से उम्र पूछ रहा है। और 24 घंटे रिकाल मेथड, आपने 24 घंटे में क्या खाया, कितनी बार खाया, कब खाया, ठीक है। ये ये सारी चीजें क्या है? तो आपने कहा मैम ये सारी चीजें क्या है, सॉरी, ये सब है। लेकिन ये जैव रासायनिक विधि क्या है, ये नहीं होगा, ठीक है। आप लोग बहुत रिलैक्स मूड से सुबह सुबह देखते हो, वहाँ पे तो खैर मैं भी एक्टिव रहती हूँ, लेकिन रिकॉर्ड करते समय आप लोग सोचते होंगे मैम हमेशा इस तरीके से कर करके रिकॉर्ड करती हैं, क्या बताएं आप लोगों से। आप लोग इस चीज़ को नहीं शायद समझेंगे। 13 का आंसर करें। जब कभी आप इस तरीके से कोशिश करिएगा, कोई चीज़ एक साथ दो दो तीन तीन चीज़ लेके चलने के लिए देखिएगा, तब आप सोचेंगे कि वाह कैसे अगला व्यक्ति हमारे लिए कुछ कर रहा था, ठीक है। जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो,
उसके शरीर पर कम उपचर्म वसा और मांसपेशियां होती हों, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। प्रश्न कह रहा है कि जब बच्चे की वृद्धि क्या हो, तीव्र रूप से बाधित हो जाए, यानी बहुत तेजी से उसकी वृद्धि क्या हो, रुक जाए, उसके शरीर पर कम उपचर्म वसा हो, यानी उसके शरीर पे चर्बी कम हो, फैट कम हो, और मांसपेशियां होती हैं, ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे। तो क्या कहेंगे, क्वाशियोरकर कहेंगे, सूखा रोग कहेंगे, स्कर्वी कहेंगे, एंड बेरी बेरी कहेंगे। ऑप्शन इसे नहीं बनाना आया है, क्वाशियोरकर और साथ में एक मैरास्मस दे दिया होता, यहाँ बेस्ट आंसर हुआ होता। आप आंसर करें क्या होगा। आपने आंसर कर दिया कि मैम 13 का बी हो जाएगा। क्या होगा, ये सारी चीज़ें सूखा रोग के लिए दे रहा है। क्या दे रहा है, सूखा रोग के लिए दे रहा है। ठीक है, तो आपने आंसर कर दिया मैम बिल्कुल। क्या कह रहा है, बच्चे की वृद्धि एकदम अचानक रुक जा रही, बड़ी स्पीड से रुक जा रही है, उसके शरीर में कम उपचर्म है। आप कहोगे मैम क्वाशियोरकर में बच्चे में उपचर्म नहीं कम होता, यहाँ मैं आपको समझाऊंगी। ये अगर मेरास्मस होता, आप लोग जानते हो मेरास्मस ही सूखा रोग है शायद, हाँ देख लो, समझे। तो इसमें तो बच्चा क्या होता है, फूल जाता है, लाइक मून जैसे चेहरा हो जाता है। लेकिन मेरास्मस जो होगा, इसमें बच्चा क्या होता है, मैंने कहा ना कि शायद मेरास्मस अगर दे दिया होता, इसीलिए मुझे तुरंत अचानक याद है कि लाओ इंग्लिश वाला देख लेते हैं। तो सूखा रोग को मेरास्मस ही कहते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ भाई एक बार जरूर इंग्लिश वाले पे आप नज़र घुमा लेना। हिंदी वाले से अगर ये आप करोगे तो आपका भी शायद कन्फ्यूजन हो जाए कि मैं मेरास्मस वाला आंसर तो दिया ही नहीं। क्यों, क्योंकि आप मेरे जैसे ऊपर से झटके से पढ़ोगे। क्यों, क्योंकि आपको पढ़ाने वाली मैं ही तो हूँ। तो जब मैं गलती कर दे रही हूँ तो आपसे होना स्वाभाविक है। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में प्रेशर में रहोगे। यहाँ तो मैं रिलैक्स रूम में बैठी हूँ, अकेली बैठी हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, लेकिन वहाँ आपके दिमाग में इतना प्रेशर होगा कि एकदम कुकर की तरह एकदम बस सीटी बजने वाला होगा, या तो कहो सेफ्टी बॉल्व उड़ जाए, फटी जाए कुकर ही। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत प्रेशर होता है, वहाँ माइंड रिलैक्स नहीं होता है। ठीक है, तो आपने आंसर कर दिया मैम बी, यानी सूखा रोग हो जाता है। क्वाशियोरकर में तो बच्चा फूल जाएगा, उसके पास उपचर्म होता है, पेट निकल जाता है, ये सब होता है, लेकिन सूखा रोग में बच्चा एकदम सूख जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें। आप लोगों को इसलिए मैं कहती हूँ इंग्लिश वाला शब्द देख लिया करो। बच्चों में आईडीडी की स्थिति क्या होती, कोई आईडीडी का फुल फॉर्म बताएगा। आईडीडी का 2-3 फुल फॉर्म होता है, आप लोग जिसको याद हो बता दो। जो मेरा हैंड रिटन नोट देखा होगा, वहाँ पे मैंने दोनों तीनों आईडीडी का फुल फॉर्म लिखा दिया था। अगर कोई पढ़ा हो, याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। आईडीडी की कमी की स्थिति क्या कारण क्या है, आयोडीन है, कैल्शियम है, लोहा है, विटामिन डी है। आप आंसर कर दे क्या होगा। आईडीडी का मतलब क्या होगा, आयोडीन। क्या होगा, डिसऑर्डर डिफेंसी। नहीं, क्या होगा, आयोडीन, आयोडीन डिसऑर्डर डिफिशियंसी, यही होगा क्या, जरा सा बता देना। तो आपने कहा मैम 14 का आपका आंसर फिलहाल हो जाएगा आयोडीन। क्या होगा, आयोडीन हो जाएगा। 15 का आंसर करें। अनुमानव संसाधन जो प्रबंधन करने की आवश्यकता पड़ती है वो है। अब बताओ यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है। इंग्लिश वाला देख लो क्या दे रहा, अनुमानव। बताओ अनुमानव का मतलब आप समझ पाओगे क्या, अनुमानव संसाधन, संसाधन हम तो नहीं समझ पाए, इसलिए हमने तुरंत इंग्लिश वाला घुमाया। कह रहा है नन ह्यूमन दैट नीड टू बी मैनेज्ड आर, यानी नन ह्यूमन यानी मानवी नहीं है, अमानवी चीजें कौन कौन सी हैं। अब आप बताओ, अमानवी की बात पूछ रहा, मानवी नहीं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो अमानवी और मानवी क्या होता है। अभी यही मैंने कल आप लोगों को शाम को पढ़ाया था, उसका भी आधा चैप्टर बचा है। मैं परसों या नरसों देखूंगी, जिस दिन भी होगा मैं शाम को लगा दूंगी क्लास, जब भी वो लगेगा तो शाम को ही लगेगा। ठीक है, आप लोग उसे देख लेना, उससे साथ साथ में आप लोग रिवाइज करते आओ। अब मैं सोची हूँ कि इवनिंग वाले समय में भी ये हफ्ते में 2-3 दिन क्लास लगा दिया करूँगी, लेकिन कब लगाऊंगी ये मैं अभी कोई टाइम वाइम नहीं फिक्स करूँगी। ठीक है, आप लोग देख लेना, कुछ घंटे पहले लगा दूंगी, आप देख लेना। 15 का आंसर करे क्या होगा। आपने आंसर किया मैम पैसा होगा, सामग्री हो, वस्तु होगा, और सार्वजनिक सुविधाएं जो होती हैं क्या होंगी, नन ह्यूमन होती हैं। और ह्यूमन कौन सा होगा, आपने कहा मैं मानवीय संसाधन वो होते हैं जो हमारे अंदर होते, जैसे हमारा ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया, बुद्धि हो गई, कौशल हो गया, चतुरता हो गई, ये सब क्या है, ये हमारे मानवीय संसाधन होते हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज होता है। ठीक है, इंग्लिश वाला शब्द आप जरूर आँख हाथ जोड़ करके आप लोग से रिक्वेस्ट है देख लेना। 16 का आंसर करो। संसाधनों का उपयोग तुलनात्मक रूप से परिवार जीवन चक्र के किस चरण में होता है। संसाधनों का तुलनात्मक रूप से उपयोग हो रहा है, यानी हम कंपेयर कर रहे हैं।
कब होगा? आपने कहा मैम शुरुआती दौर में होगा, यानी द बिगिनिंग स्टेज। आप देख लेना, हिंदी वाला नहीं दिखाएंगे। द एक्सपेंडिंग होगा, द कॉन्ट्रैक्टिंग होगा और द नॉर्मल होगा। हिंदी वाला भी एक बार देख लो, क्या होगा? शुरुआती समय में होगा, विस्तृत में होगा, सिकुड़न वाले समय में होगा, सामान्य में होगा। सिकुड़न मतलब कि जैसे दो हस्बैंड वाइफ थे, शुरू किए, फिर उनके बच्चे हुए, उनके बच्चों की शादी हो गई, चले गए, फिर वही दो लोग बच गए, तो वही क्या हो गया? फैमिली, खाली घोंसला वाला जो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे चलो फैमिली बढ़ गई, फिर यहाँ पे सिकुड़ गई, सिकुड़ करके क्या हो गई? फिर यही दो लोग रह गए, ठीक है। तो ये क्या होगा? कहाँ पे तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है? 16 का आपने आंसर कर दिया कि मैम बिगिनिंग स्टेज में ही, शुरुआती दौर में ही तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जीवन चक्र के चरण में कम होता है, तो क्या है? संसाधनों का उपयोग तुलनात्मक रूप से पारिवारिक जीवन चक्र के कौन से चरण में कम होता है? यानी कह रहा है कि तुलना कर, मतलब ये प्रश्न पूछ रहा, मैं भी प्रश्न नहीं समझ पाई। ये कह रहा है कि पारिवारिक जीवन चक्र के कौन से चरण में, मतलब कम संसाधन का प्रयोग होता है? तो शुरुआती चरण में, जब दो हस्बैंड वाइफ होते हैं, वहाँ पे क्या होता है? खर्चा कम होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है? खर्चा कम होता है, ठीक है। अब जब इनके बच्चे हो जाएंगे, यहाँ इस तरीके से इनके बच्चे हो गए, 2-3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, तब यहाँ पे क्या होगा? खर्च ज़्यादा होगा। फिर जब लास्ट में परिवार एकदम सिकुड़ जाता है, फिर यही दो लोग बच जाते हैं, इसे ही खाली घोंसला कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? द बिगिनिंग स्टेज होगा, ठीक है। 17 का आंसर करे, क्या होगा? खाद्य प्रक्रमण, जिसमें अनाज को स्टार्च यानी मांड चीनी में परिवर्तित होता है, क्या कहलाएगा? पकाना, भाप देना, माल्ट करना, बेक करना। इंग्लिश वाला शब्द देख लो 17 का। द फूड प्रोसेस इन विच स्टार्च इन द ग्रेन कन्वर्ट्स इनटू शुगर इज कुकिंग, स्टीमिंग, माल्टिंग एंड बेकिंग। 17 का आंसर करे, क्या होगा? तो आपने कहा मैम जब स्टार्च हो रहा है तो यहाँ पे माल्ट ही होगा, अनाज ही होगा, ठीक है। क्या होगा? माल्ट करना, ठीक है। यहाँ पे 18 का आंसर करें। अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनको किसकी शिकायत है? एक दिन और आया था किसी टेस्ट सीरीज में, पेलाग्रा है, अनीमिया है, रक्त कम रक्तचाप है और अति तनाव है। कोई रक्तचाप देख करके फटाक से ये आंसर कर देगा तो ये गलत है। अति जब होगा तब अधिक होगा, ठीक है। तो अति तनाव यानी जिन्हें हम हाइपर टेंशन कहते हैं, देख लो यहाँ पे क्या है? हाइपर टेंशन कहते हैं। और यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो लो ब्लड प्रेशर में कॉफ़ी देते हैं, नमकीन देते हैं, अचार देते हैं, सॉस देते हैं, वहाँ देंगे। लेकिन यहाँ पे जो हाइपर टेंशन है, यहाँ पे इन सारे चीज़ों को हम क्या करेंगे? वर्जित कर देंगे, उनके डाइट में ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करें। आप लोग फटाफट आंसर करो भाई, ठीक है, क्योंकि 22 मिनट हो चुका है। निकोटीन अम्ल की कमी से क्या होगा? निकोटीना अम्ल किसको कहते हैं? आप बता देना। निकोटीनामाइड किस विटामिन का केमिकल नेम है? आप बता लोगे तो आंसर कर लोगे। पेलाग्रा है, वेरी वेरी है, रतौंधी है, रिकेट्स है, तो रिकेट्स डी हो गया, विटामिन B1 हो गया, रतौंधी ये हो गया, पेलाग्रा B3 हो गया। तो आपने कहा मैम निकोटीनामाइड या नियासिन विटामिन B3 का नाम है। 19 का ए आंसर हो गया। आई थिंक आप लोग आंसर दिए होंगे, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 20 का आंसर करें। मधुमेह के रोगी को डैश 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 आहार देना चाहिए, उच्च कैलोरी और कम प्रोटीन। मधुमेह यानी डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए कह रहा है। कम कैलोरी और उच्च प्रोटीन, उच्च रेशा और उच्च प्रोटीन, कम कैलोरी और कम प्रोटीन। 20 का आंसर करें आप, क्या होगा? तो आपने 20 का आंसर कर दिया मैम भी, कम कैलोरी और उच्च प्रोटीन क्या होगा? हम इसके आहार में देंगे, किसकी? तो डायबिटीज रोगी की, ठीक है। ये आप लोगों को PDF में अपलोड कर दूंगी, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ करके प्लीज़ PDF को ले लेना, ठीक। 21 का आंसर करो। अगर मैं तुरंत ना अपलोड करूँ तो कमेंट बॉक्स में कोई भी एक कमेंट कर देगा तो मैं अपलोड कर दूंगी, क्योंकि PDF मैंने बनवा के मांग लिया है। अब जानते हो मेरे पास कुछ नहीं रह गया भाई। बासी ब्रेड में आमतौर पर डैश 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 का असर होता है, मोल्ड का, बैक्टीरिया का, कीड़े का और वायरस का। बासी ब्रेड है, बासी ब्रेड पे किसका असर होगा? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि ब्रेड पे ग्रीन ग्रीन कलर का, इस तरीके से एकदम जैसे लगता है कि सब एकदम घास निकला है, एकदम रोए जम जाते हैं। तो आपने कहा मैं मोल्ड होते हैं ब्रेड पे, क्या लगता है? तो आपने कहा मैं मोल्ड होता है। सब लोगों ने देखा हो, ना देखा हो तो आज का ब्रेड खाना मत रख देना, ठीक है। 22 का आंसर आपने कहा मैम देर होगा, हम लोग तो खा चुके हैं। 22 का आंसर करो।
कौन सा डिजाइन का सिद्धांत नहीं है? क्या नहीं है? अनुपात है, बल है, स्थान है, अनुरूपता है। डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कितने सिद्धांत होते हैं, कितने तत्व होता है। आप कमेंट बॉक्स में जरा सा कमेंट कर देना। तो अगर किसी को ट्रिक याद हो तत्व और सिद्धांत का, तो ट्रिक भी लिख देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और कितने होते हैं ये तो बता ही दो। तो 22 का आपने आंसर कर दिया कि मैम स्थान जो होगा ये सिद्धांत नहीं है। तो स्थान है क्या? तो स्थान तत्व है। क्या है? तत्व है, ठीक है। स्थान मतलब खाली स्थान से संबंधित, ठीक है। कि हम घर को डेकोरेट कर रहे हैं तो ये नहीं कि सारा जगह एकदम इतना सजा दें कि दरवाजा खोलो तो भड़बड़ भड़बड़ सारी चीजें गिरने लगे। तो ये भी चीजें नहीं है। खाली स्थान का अपना एक अलग ही महत्व होता है। तो आपने कहा मैम अनुपात हो गया, बल हो गया, अनुरूपता हो गया, ये सारी चीजें क्या है? कला के सिद्धांत है। कला के सिद्धांत 5 होते हैं और तत्व मैम 7 होते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को वो ट्रिक याद होनी चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट ट्रिक याद कर बताओ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो आपने आंसर किया। ध्यानाकर्षण होगा, संतुष्टि होगी, आकांक्षा होगा, जानकारी होगी। इंग्लिश क्या हो गया? आपने कहा मैम अटेंशन हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, और अटेंस और क्या होगा? डिजायर हो जाएगा और नॉलेज हो जाएगा। आप आंसर करें क्या होगा? आपने कहा मैम AID, एड, कॉस, CKAS, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप कहोगे मैम क्या क्या हो गया? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वेंशन, नॉलेज, एक्शन एंड सेटिस्फेक्शन। आपने कहा मैम इवेल्युएशन कहाँ गया? अब यहाँ पे इवेल्युएशन हो गया। क्या हो गया? इंटरेस्ट, नहीं, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वेंशन, नॉलेज, एक्शन, सेटिस्फेक्शन, इवेल्युएशन। ये क्या होते हैं? ये ऐड का ट्रिक होता है। इसको आप याद कर लोगे, चाहे जहां से प्रश्न घुमा करके पूछ दे कि पहला चरण क्या होगा, तो पहला क्या होगा? अटेंशन होगा। अटेंशन का हिंदी मैम ध्यानाकर्षण होगा। आखिरी चरण क्या होगा? मैम इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन होगा। तो यहाँ पे मूल्यांकन मैम नहीं दिया है तो मैं क्या करूंगी? अब आप पीछे जाओ। आपने कहा मैम संतुष्टि दिया है, तो संतुष्टि हम करेंगे क्या? तो यस, सेटिस्फेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? संतुष्टि होगा। आप कहते हो ना कि मैम, हम पूछते हैं कि आप मेरे पढ़ाई से सेटिस्फाई हो, आप कहते हो मैम बिल्कुल हम आपकी पढ़ाई से बहुत संतुष्ट हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो। अपने मुंह अपनी तारीफ में कर लेती हूँ, ठीक है। तो क्या है? तो आपने कहा यस मैम, आपके पढ़ाने से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, आपके क्लास से हमें बहुत हेल्प मिलता है, आप इस तरीके से रोज रोज मुझे पढ़ाया करें, ठीक है। तो आप क्या हो? आपने कहा मैम हम सेटिस्फाई हैं, हम संतुष्ट हैं। तो आखिरी चरण क्या हो गया? आपने कहा मैम संतुष्टि हो गया। अगर ये भी ना हो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये ऐड कॉस याद करना होगा, ठीक है। जब ऐड कॉस याद कर लोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का? आपने कहा मैम बी यानी संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन में हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वाला भी देख लेना क्या है? सेटिस्फैक्शन है, अटेंशन है, डिजायर है, नॉलेज है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया। 24 का आप आंसर करें। यह पाचक रस पचे बिना पचे कार्बोज को डाइसैकेराइड में परिवर्तित करता है। एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, कायमोट्रिप्सिन है, लाइपेज है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि लाइपेज किसे, ट्रिप्सिन किसे पचाएगा? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। लाइपेज किसे ब्रेक डाउन करता है? तो आपने कहा मैम लाइपेज, एमाइलेज। लाइपेज फैट को ब्रेक डाउन करता है और एमाइलेज जो होगा मैम CHO को ब्रेक डाउन करता है। तो यस, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने आंसर इसका कर दिया कि मैम जो एमाइलेज हो जाएगा यही आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आंसर आपका सही हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। और ये कायमोट्रिप्सिन क्या है? तो ये प्रोटीन का सबसे छोटे 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 भागों में बटे हुए पार्ट को कायमोट्रिप्सिन कहते हैं। 25 का आंसर करें। ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र को के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इंग्लिश वाला शब्द देख ला। वोलेंट्री नर्वस सिस्टम is also known as central nervous system, peripheral nervous system और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप आंसर करें क्या होगा 25 का? 25 का आपने कहा मैम ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी क्या होगा? सेंट्रल मतलब केंद्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। यानी हम अपने इच्छा ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र को किस नाम से जानते हैं? तो आपने कहा मैम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। 26 का आंसर करें क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को पढ़ने का तरीका नहीं है? मानव विकास को पढ़ने का तरीका नहीं है।
प्रयोगात्मक विधि है, व्यक्ति इतिहास विधि है, उपचारात्मक विधि है और पुस्तक विधि है। मानव विकास को पढ़ने की बात कर रहा है, यानी मानव विकास को जैसे हम व्यक्ति की क्या करते हैं, केस स्टडी करते हैं, उसकी बात कर रहा है, तो इसमें क्या नहीं है। आप कहोगे मैम पुस्तक विधि नहीं होगा, क्योंकि मानव की चीजें तो यहाँ पे पुस्तक कहाँ आ जाएगा। बाकी यहाँ पे इंग्लिश वाला शब्द देख लो, एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, केस स्टडी मेथड होता है, क्लिनिकल मेथड होता है, लेकिन बुक मेथड कोई मेथड नहीं होता है, ठीक, क्योंकि ह्यूमन की बात हो रही है और ह्यूमन और बुक दोनों दो होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करो। कभी कभी आपके सामने इतना इजी आंसर होता है कि आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। कुछ तो कुछ गेम है, क्यों, क्योंकि हम लोग का दिमाग खुरापाती होता है, हमेशा टेढ़ी चीजें खोजता है। ऐसा मेरे साथ होता है, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का आप आंसर करें। उच्च रक्तदाब से, मैं यहाँ इसे मिनट को कर लूँ ताकि मेरे सामने दिखता भी रहे। 30 मिनट हो चुका है, आप लोग अपनी स्पीड स्पीड बरकरार रखो। उच्च रक्तचाप से दाब से ग्रसित व्यक्तियों को डैश 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 आहार खाना चाहिए। कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार, कम प्रोटीन आहार, अधिक रेशे युक्त आहार, उच्च वसा युक्त आहार। तो लो, हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति की बात कर रहा है, तो आपने कहा मैम लो सोडियम और क्लोराइड युक्त आहार क्या है, उन्हें अपने खाने में लेना चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 28 का आंसर करें। त्वचा की परत वाहिनियों में संकुचन लाने का कार्य किसके द्वारा होता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, घ्राण तंत्रिका, अनुकंपी और दृष्टि तंत्रिका। इंग्लिश वाला चीजें देख लेना क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और ऑल्फैक्टरी नर्वस और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑप्टिक नर्वस। आप आंसर कर दे 28 का क्या होगा। तो 28 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी हिंदी इसका क्या है, आपने कहा मैम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। यही क्या है, आंसर हो जाएगा। ये किसका आंसर है मैम, तो त्वचा की रक्त वाहिनियों में संकुचन लाने का कार्य, यानी जो कॉन्ट्रैक्शन का कार्य हो रहा है वो कौन कर रहा है, वाहिनियों में यानी वेंस में, ठीक है। तो आपने कहा मैम कि हाँ, कॉन्ट्रैक्शन का कार्य कौन कर रहा है, तो आपने कहा मैम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कर रहा है, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये कार्य कर रहा है। 29 का आंसर करें। बुखार के समय प्रत्येक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान में वृद्धि के लिए शरीर का आधारी चयापचयी दर क्या कहलाता है। चयापचयी दर कितना बढ़ जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है, बहुत शुद्ध हिंदी दे दिया है। आधारी चयापचय का मतलब BMR होता है। BMR का फुल फॉर्म बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। कह रहा 1 डिग्री अगर हमारे शरीर का फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, अगर तापमान इंक्रीज हो जाता है, आप लोग जानते हो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे शरीर की नॉर्मल टेम्परेचर होता है, लेकिन अगर यहाँ पे 6 की जगह 7 हो जाए तो कितना आपका BMR बढ़ जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम 7% क्या होगा, हमारा BMR इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मेरी आवाज़ देखो चेंज होने लगी। आप आंसर करें 30 का, 30 क्वेश्चन का आंसर करें। व्यक्तिगत पत्र, विधि प्रदर्शन, टेलीविजन अभियान क्या है, कौन सा श्रव्य दृश्य है, कौन सा समूह है, आप बता दो। तो आपने कहा मैम व्यक्तिगत पत्र तो हो जाएगा जनसंपर्क विधि कि नहीं नहीं, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत अगर पत्र है तो हम व्यक्तिगत के साथ ही मिलाएंगे। तो पहले का 3 कहाँ है, आपने कहा मैम ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हम एलिमिनेशन विधि, ठीक है, निर्धारित अपनाएंगे, यानी हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करना सीखेंगे, ठीक है। टेलीविज़न क्या है, तो आपने कहा मैम टेलीविज़न तो हम देखते और सुनते दोनों हैं, तो यस आप देखते भी हो सुनते हो, तो जो हमें आएगा पहले हम वही मैच कराएंगे। तो तीसरे का हो जाएगा ए। तो तीसरे का ए कहाँ है, आपने कहा मैम तीसरे का ए इसमें भी है, इसमें भी है, तो चलो हम लोग साथ साथ चलते हैं, कोई बात नहीं है। अब आपने कहा मैम अभियान जो होगा या विधि प्रदर्शन को हम करेंगे, अभियान किधर जाएगा, तो आपने कहा मैम कि अभियान आपका चला जाएगा, कहाँ जाएगा, तो अभियान आपका जाएगा जनसंपर्क विधि पे। तो डी का 2 कहाँ है, तो आपने कहा मैम डी का 2 केवल डी में ही है, तो ये आंसर आपका खत्म हो गया, आपका ये हो जाएगा आंसर। विधि प्रदर्शन क्या है, तो समूह संपर्क विधि है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो गया, आपने कहा मैम 3, 4, 1 और 2, 34/12 आपका आंसर हो गया। जहाँ भी 34/12 होगा आपका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न करते हैं, फटाफट फटाफट आप लोग कर लो। 31 प्रश्न पे हम लोग आए, 34 मिनट, चलो फिर भी स्पीड तो इस समय बढ़ी है। आंसर करे क्या होगा, आपने कहा मैम 31 का आंसर होगा। फुलकारी के लिए किस
किस प्रकार में 3 कोनों वाले कपड़े का प्रयोग होता है? नीलक है, घूंघट बाग है, चोप है, शीशेदार फुलकारी है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो फुलकारी हो गया, क्या हो गया, नीलक हो गया, चोप हो गया और शोभर हो गया, शीशेदार फुलकारी हो गया। आपको नीलक किसको दिया जाता है? तो नीलक, नीलक नहीं, चोप तो नानी देती है तिलपात्रा, हाँ, तिलपात्रा दिया जाता है नौकरानी को। आप लोग सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो कौन किसको दिया जाता है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वाकई बहुत रात हो चुकी है, 11:25 हो रहा है, अभी आप लोग का 31 क्वेश्चन हो रहा है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। आज के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आपने कहा मैम 3 जो कोने का होता है वो क्या होता है, तो आपने कहा मैम वो घूंघट बाग होता है। क्या होता है? घूंघट बाग होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। मैं बहुत जल्दी आप लोग का क्वेश्चन कराऊंगी, आज के लिए मुझे क्षमा कर देना, ठीक। मैं जान रही थी, मुझे ये मालूम था कि जब बच्चों का एग्जाम शुरू हो जाएगा तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, ये तो सारी चीजें लाइफ का पार्ट है, लगा ही रहता है। तो आप आंसर करो, क्या होगा 30? क्वेश्चन नंबर 32 क्या होगा? निम्नलिखित को संचार का सही क्रम में लिखिए। क्या है? संदेश है, संप्रेषक है, संकेतवाचक है, संकेतीकरण है, प्राप्त करता है। इंग्लिश वाले चीजें देख लिया जाए तो आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आप आंसर करो, क्या होगा? मैसेज होगा, सेंडर होगा, डिकोडर होगा, इनकोडर होगा, रिसीवर होगा। तो नंबर 1 पे क्या होगा? आपने कहा मैम नंबर 1 पे मैसेज हो जाएगा क्या? अब आप बताओ क्या होगा, इसके लिए मैं टाइम दूंगी। तो आपने कहा मैम 32 का नंबर 1 पे आपका क्या होगा? तो आपने कहा मैम नंबर 1 पे आपका सेंडर होगा। क्या होगा? सेंडर होगा। मैंने सेंड किया, ठीक। ये नंबर 1 पे मैसेज होना चाहिए, क्यों? क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा? पहले मैसेज होगा तभी तो सेंड कर, नहीं, पहले कोई सेंडर होगा तब वो मैसेज सेंड करेगा, सही है। तो क्या होगा? पहले सेंडर होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर वो क्या करेगा? आपने कहा मैम फिर वो मैसेज करेगा। भाई हम सेंडर हैं, हमारे पास कुछ है तभी तो हम सेंड कर रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन है तो हम आपको टेलीग्राम पे सेंड कर रहे हैं, सही है। मैं सही जा रही हूँ? मैं भ्रमित हो रही थी। अब क्या होगा? आपने कहा मैम मैसेज वो सेंड करेगा, ठीक। टेलीग्राम पे मुझे आपको सूचना देनी है कि आज आपका क्लास लेट लगेगा, ठीक है। तो मैंने आपको मैसेज दे दिया, सेंड कर दिया, ठीक। तो यहाँ तक चीज़ें मैच कर रही हैं। ओहो, ये तो सारी चीज़ें मैच करी हुई है भाई। 32 का देख लो, 2 4 3 5, 2 4 3 5, चलो खैर एक को आंसर मान लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। 32 का आंसर ये दिया हुआ है। चलो यहाँ पे हम लोग आगे कर देते हैं, 4 यहाँ 1 यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ए में क्या है? आपने कहा मैम पहले सेंडर है, फिर मैसेज है, फिर इनकोडर है, फिर डिकोडर है, फिर रिसीवर है। रिसीवर क्या होगा? लास्ट में होगा। इसके बाद फिर क्या होता है? फीडबैक होता है, यानी प्रति पुष्टि होती है, ठीक है। तो ये भी चीजें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करें। किसने कहा स्पष्ट पारिभाषिक मूल्यों के अभाव में प्रभावशाली व्यवहार का निर्णय असंभव है? गुड, गुइयर और क्लोर ने कहा, मैकाइवर और पेज ने कहा, पी एवरमैन ने कहा, ग्रास एवं क्रेंडल ने कहा। आप आंसर करें 33 का क्या होगा? आपने कहा मैं पी एवरमैन ने कहा। किसने कहा? पी एवरमैन ने कहा। 34 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा कब्ज का प्रकार नहीं है? क्या है? एटोनिक है, स्पेस्टिक्स स्पेस्टिक है और अवरोधात्मक है, रेटोबिक है। आप आंसर करें 34 का क्या होगा? 34 का आपने आंसर कर दिया मैम, रेटोबिक होगा, ठीक है। क्या होगा? रेटोबिक होगा। 35 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 35, छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है। वार्तालाप है, सोच है, एकाकीपन है, दयालुता है। 35 का आंसर करें, क्या होगा? आपने कहा मैम एकाकीपन हो जाएगा। क्या? बच्चों में डर, भाई बच्चा अकेला है तो डर होगा, ठीक है। ये चीजें आप समझिए, सब कहते हैं ना, अरे अकेले सो रहा जाने तो डर जाएगा, उठेगा तो, ठीक। तो क्या है? बच्चा डर जाएगा। भोजन में प्रोटीन को कैलोरी की गंभीरता कमी के कारण होता है, यानी किस में? मैरास्मस में होगा क्या? कि मैरास्मस में भोजन में मैरास्मस भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है। स्कर्वी सी की कमी से होगा, घेंघा आयोडीन से होगा, बेरी बेरी B1 के होगा। तो बचा क्या? मैरास्मस ना। तो मैरास्मस किसकी कमी से होता है? जब हमारे भोजन में प्रोटीन और CHO यानी ऊर्जा यानी कैलोरी की जब कमी होती है तो बच्चे को मैरास्मस नामक रोग होता है। इसमें क्या हो जाता है? बच्चा एकदम सूखा रोग। देखो यही, इसी शब्द से 2 बार इसमें प्रश्न बन चुका कि नहीं बन चुका? तो ऐसे ही शब्द बनते हैं एक ही टेस्ट सीरीज में, आपको एक ही क्वेश्चन, और ये मेरास्मस और क्वाशियोरकर, इसको आप रट लेना। कोई भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन ये पक्का, ये आयोग का बहुत फेवरेट प्रश्न है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद कर लेना। 37 का किसी का कंफ्यूजन तो नहीं है कि मेरास्मस कैसे होता है, क्वाशियोरकर कैसे होता है? अगर कंफ्यूजन हो तो अभी कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप लिख देना
मैं नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास रिकॉर्ड करूंगी तो मैं उसका ट्रिक व्रिक बना करके आप लोग को मैं याद करा दूंगी, ठीक है। ये चीज़ें आप निश्चिंत रहना कि कोई चीज़ अगर आपको ना याद हो तो आप बता देना कि मैम आप ट्रिक बना के याद करा दो, मैं करा दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, रीजन चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं जैसे याद कराऊं, ठीक है। आंसर करो 37 का। भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं रोगाणुओं को खा लेना है। असत्य है, सत्य है, संबंधित नहीं है, संदेहास्पद है। भोजन संक्रमण का मतलब क्या हो गया कि भोजन में जो उपस्थित जनक थे, रोगाणु थे, उन रोगाणुओं को खा लेना। आप आंसर करो क्या हो गया, यानी जो भी उसमें बैक्टीरिया थे उनको हम खा गए, इसलिए हम क्या हो गए, बीमार पड़ गए। तो क्या ये सत्य है? तो आपने कहा यस मैम सत्य ही होगा, जब उसमें होंगे तो हम खा लेंगे क्या? आपने कहा नहीं है सत्य, क्या होगा? 37 का ए हो जाएगा, ठीक है। 38 का आंसर करें। एस्बेस्टॉस रेशा है, खनिज है, प्राकृतिक है, थर्मोप्लास्टिक है, नॉन थर्मोप्लास्टिक है। एस्बेस्टास किस में आएगा? तो आपने कहा मैम एस्बेस्टास हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सब आ जाते हैं खनिज में। किस में? खनिज में, मिनरल्स में आ जाते हैं, ठीक। खनिज खनिज हाँ मिनरल में आ जाएगा, ठीक है। 39 का आंसर करें। दुनिया के लिए अधिकतम खतरा किससे है? ग्लोबल वार्मिंग से है, ओजोन छिद्र से है, जल प्रदूषण से है, मिट्टी के कटाव से है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मिट्टी का कटाव किसी एक क्षेत्र में होगा, जैसे हिमाचल प्रदेश में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, यहाँ कहीं भी जहाँ बाढ़ उड़ वाली चीज़ें हो गई तो बंधे उंधे वाली हो गई, बाकी तो बहुत सी चीज़ें हैं नहीं। जल प्रदूषण जैसे गंगा के किनारे बसे नदियाँ हो गई, यमुना के किनारे बसे, मथुरा उथुरा के किनारे बसे, मथुरा हो गया यमुना मुना के किनारे, तो ये वाली चीज़ें हो गई, तो ये भी किसी क्षेत्र विशेष की बात है। अब रहा ओजोन छिद्र और ग्लोबल वार्मिंग, तो दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या है? जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो ही ओजोन छिद्र हो रहा है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए। किससे अधिक हो रहा है मैम ओजोन छिद्र? तो सीएफसी से हो रहा है। सीएफसी क्या है मैम? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, इसकी वजह से हो रहा है। ये कहाँ से निकलता है मैम? तो हमारे रेफ्रिजरेटर हो गए, एसियाँ हो गई, एयर कंडीशनर, इन सारे चीज़ों से क्या होते हैं, ये सब निकलता है। तो 39 का आपने आंसर कर दिया मैम, ओजोन छिद्र ही मेन है, ठीक। अगर हम लोग अपने हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दुनिया को अधिकतम खतरे की बात कह रहा तो ओजोन छिद्र होगा, ठीक है। बाकी ग्लोबल वार्मिंग तो एक वाकई बहुत बड़ा खतरा है ही। 40 का आंसर करें। आर्थिक लाभ कमाने के लिए जानवरों के जीवन को खतरे में डालना डैश डैश कहा जाता है, हत्या कहा जाएगा, अतिशोषण, विदेशी प्रजाति, अवैध शिकार। 40 का आंसर करे क्या होगा? तो आपने 40 का आंसर किया कि मैम अवैध शिकार हो जाएगा, क्या होगा? अवैध शिकार हो जाएगा। 41 का आंसर करे क्या होगा? कैंपबेल ने नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कैंपबेल, कैंप, यहाँ मैं देखूंगी इंग्लिश वाला शब्द, ठीक है, क्या है? कैंपबेल बे, ठीक है। कैंपबेल बे है, नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, लोकेटेड है, कहाँ है? असम में है, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में, छत्तीसगढ़ में है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कैंपेबल कहाँ है। आपने कहा मैम अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है। ये क्या है? तो आपने कहा मैम यूनियन टेरेटरी है, क्यों, यही तो है। तो आपने कहा यस मैम क्या है? यूटी है, ठीक है। 41 का क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम सी हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग कर लो। 42 का आंसर करें। 42 का क्या आंसर है? राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य कितने कितने हैं? आप आंसर करें 42 का क्या होगा? तो आपने कहा मैम 42 का हो जाएगा 89 एंड 500, 120 एंड 400, 589 एंड 400 और 100 एंड 400। आप आंसर करें क्या होगा? तो आपने कहा मैम 89 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा और 500 वन्य जीव अभयारण्य हो जाएंगे। राष्ट्रीय उद्यान क्या होगा? नेशनल पार्क हो जाएगा। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? वन्य जीव होता है, वन्य जीव अभयारण्य। तो कितने हो जाएंगे? आपने कहा मैम 89 और 500 हो जाएंगे, यहाँ 89 हो जाएगा, यहाँ 500 हो जाएगा। 43 का आंसर करें। दुनिया में सबसे प्रसिद्ध जल पक्षी अभयारण्यों में से एक है। रणथंभौर है, कच्छ का महान और छोटा रण है, भरतपुर है, गिर अभयारण्य है। 43 का आपने आंसर कर दिया कि मैम सी भरतपुर हो जाएगा। ये कहाँ है? तो भरतपुर राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जल पक्षियों का अभयारण्य है, वहाँ पे पक्षियाँ बहुत अच्छी अच्छी देखने को मिलती हैं। 44 का आंसर करें। मफलिंग किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने के लिए की जाती है? मफलिंग, आप कहोगे मफलिंग क्या होता है? तो मफलिंग इज डन, ठीक, क्या है? वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है और ध्वनि प्रदूषण है। आप आंसर कर दें। मफलिंग किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है?
तो ध्वनि प्रदूषण को। किसको? ध्वनि प्रदूषण को। मफलिंग आप कैसे याद करोगे? आप कहोगे मैम ठंडी में हम लोग मफलर लगा लेते हैं, इस तरीके से करके इतना चौड़ा सा होता आदमी लोग लगाते हैं, आप जानते हो, ठीक है। इस तरीके से ऐसे लटका होता है, ये मफलर है, इसको हमारे यहाँ मफलर बोला जाता है, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोला जाता है, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। और यही क्या करते हैं, ये अगर हमारी खोपड़ी है तो इस तरीके से लगा करके यहाँ पे ऐसे बांध लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से करके बांध लेते हैं लगा करके, इसी को मफलर कहते हैं। तो हम यहाँ हमारा कान है, हम इसको बांध लिए, ठीक है। तो कोई भी कुछ भी हार्न बजाए चिल्लाए हमें सुनाई नहीं देगा। हम क्यों क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि हम मफलर लगा लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? ध्वनि रुक जाएगी। इस तरीके से ट्रिक आप फॉलो कर लेना, है तो बकवास लेकिन फॉलो कर सकते हो। 45 का आंसर करो। इनमें से सत्य कथन कौन सा है? शोध की रिपोर्ट पर वर्तमान काल में लिखना चाहिए, शोध की रिपोर्ट को भूतकाल में लिखना चाहिए, शोध की रिपोर्ट को भविष्य काल में लिखना चाहिए, शोध की रिपोर्ट को निरंतर वर्तमान काल में लिखना चाहिए। 45 का आप आंसर करें क्या होगा? तो 45 का आप आंसर कर रहे हो बी, शोध की रिपोर्ट को भूतकाल में लिखना चाहिए, ठीक है। कब? भूतकाल में लिखना चाहिए। रिसर्च से क्वेश्चन आ गया, आप लोग हमेशा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हो मैम क्वेश्चन क्वेश्चन रिसर्च से करा दे, कभी करा देंगे। 46 का आंसर करो। मैं फैन चला करके बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे ठंडी लग रही, मन कर रहा जाकर स्वेटर पहन के आया, तब आप लोग का क्लास रिकॉर्ड करे। अब स्वेटर मैं कल निकालूंगी, ठंडी, कल संडे है, कल मैं पूरा बेड वेड खोल ओल करके सब वार्डरोब वगैरह खोलेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, सब उतारेंगे, धुलेंगे, फैलाएंगे। कल बहुत काम है मेरे पास। आंसर करें आप लोग 46 का क्या है? तो 46 का आपने आंसर कर दिया मैम, क्या होगा? शिक्षकों एवं कर्मचारियों का चयन है, कार्मिकों और, चलो मैं केवल आंसर बताऊंगी। 46 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, कार्मिक बच्चों और वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन क्या है? शिक्षण संस्थान प्रबंधन में सम्मिलित है, ठीक है। कार्मिक होंगे यानी कर्मचारी होंगे, प्रिंसिपल होंगे, टीचर होंगे, फिर क्या होंगे, क्लर्क होंगे यानी बाबू होंगे, फिर फोर्थ होंगे, फिर रसोईया होंगी, फिर क्या होंगे, बच्चे होंगे, फिर क्या होगा, वित्तीय संसाधनों का प्रबंध होगा, लेखा जोखा, लेखाधिकारी होगा। ये जरूर। 47 का आंसर करें। जब सब्जियों को छोटे करीब वर्गाकार में काटा जाता है उस विधि को क्या कहते हैं? मान लो ये आलू है, आपको मैं मालूम आपके अचार कौन होता है क्या, ठीक। इस तरीके से मैंने इसे क्या कर दिया, इस तरीके से स्लाइस बना दिया। इसको क्या कहेंगे? स्लाइस करना, कद्दूकस करना, डाइस करना एंड मसलना। आप आंसर करें क्या होगा 47 का? तो आपने आंसर कर दिया है मैम, डाइस करना होगा। क्या होगा? डाइस करना होगा। स्लाइस करना मैम कैसा होता है? कद्दूकस करना तो आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, इस तरीके से घसीट घसीट करके करते हैं, नीचे गिर जाता है। मसलना आप जानते हो, आलू चोखा लगा देना, ठीक है, किसी भी चीज़ का। और डाइस करना ऐसे ही क्यूब वाली चीज़ें हो गई, ये क्या हो गई, इसे डाइस करना कहेंगे, ठीक है। स्लाइस मतलब क्या हो गया, इस तरीके से जैसे है तो हम ऐसे इसको इस तरीके से कर करके ऐसे निकाल देंगे। यानी स्लाइस मतलब आम हम लोग जो काटते हैं, आम का ऐसे ऊपर से ऐसे काट के निकाल लेना, ये क्या हो गया, स्लाइस हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा 48 का आंसर करे क्या होगा? कपड़े बनाने की ड्रेपिंग विधि में वस्त्र बनाने के लिए डैश डैश का प्रयोग करते हैं। केवल मापक नमूने, वास्तविक आकार की डमी, जीवित व्यक्ति, चपटे नमूने। डमी आप जानते हो, जो दुकानदार अपने सामने जो हीरोइने हीरो बैठा रखे रहते हैं, एकदम औरतें जैसे लगती, एकदम कुड़िया से लगती, उन्हीं को हम डमी कहते हैं, ठीक है। तो आंसर कर दे 48 का आपने कर दिया बी, वास्तविक आकार की डमी। क्या होता है? वास्तविक आकार की डमी, उसी पे क्या करते हैं, ड्रेपिंग विधि से वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। 49 का आंसर करें। परिरक्षक जो नींबू अचार के तैयार करने में प्रयोग होता है। नमक हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया, पोटेशियम बेंजोएट हो गया। परिरक्षक यानी प्रिजर्वेशन की बात हो रही है, हम नींबू अचार को प्रिजर्वेट कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे? तो आपने कहा मैम नमक का यूज करेंगे, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। किसको करेंगे? आपने कहा मैम नमक का यूज करेंगे, ठीक है। अभी सॉस हो जाता तो यहाँ पे आंसर चेंज हो जाता, तब क्या होता जरा सा बचाना, तो पोटेशियम बेंजोएट हो जाता, क्या कि सोडियम बेंजोएट होता। आंसर करो। 50 का आंसर करें। जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? प्रारंभिक अवस्था, विस्तार अवस्था, संकुचित अवस्था, सेवानिवृत्त अवस्था। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम प्रारंभिक में तो साधनों की आवश्यकता कम होती, पीछे हम देख करके आ रहे हैं। 50 का हो जाएगा कि मैम जो विस्तार अवस्था होता है, इसी में क्या होता है, संसाधनों की मांग बढ़ जाती, बच्चा पढ़ने लगता है, इन सारे चीज़ों में पैसा खर्च होने लगता है। 51 का आंसर करें। प्रथम और स्थायी दांत होते हैं, दाढ़ें होती हैं, कैनाइन होगा, कृंतक होगा और अग्र चमड़क होगा। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्री मोलर हो गया एंड मोलर हो गया। आप आंसर करें क्या होगा? आंसर कर दें। आपने कहा मैम केंद्रीय कृंतक हो जाएगा आंसर, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर।
या मैं टाइम नहीं दूंगी, नहीं तो मैं पूरा टीथ को एक्सप्लेन करा देती, लेकिन मुझे टाइम नहीं है मेरे पास। अभी आप लोग का 50-50 क्वेश्चन हुआ, आप लोग जल्दी कर लो। लग रहा बीच में ही क्लास छोड़ देना पड़ेगा क्या? क्यों? क्योंकि तबीयत ही नहीं सही लग रही है। थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। मैलिक अम्ल हमारे सेब में होता है, यानी एप्पल में होगा, ठीक है। APPLE, एप्पल, स्पेलिंग सही है ना? सही है। लैक्टिक अम्ल कहाँ होगा? एसिटिक अम्ल कहाँ होगा? एसिटिक तो आपने कहा मैम एसिटिक सिरके में हो जाएगा, कहाँ होगा? सिरके में हो जाएगा। और सिट्रिक अम्ल कहाँ होता है? तो आपने कहा मैम सिट्रिक अम्ल नींबू में हो जाएगा, कहाँ होगा? नींबू में हो जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल कहाँ हो जाएगा मैम? तो आपने कहा मैम टार्ट्रिक अम्ल इमली में हो जाएगा, कहाँ होगा? इमली में हो जाएगा। फार्मिक अम्ल कहाँ हो जाएगा मैम? तो फार्मिक अम्ल जो होगा चींटी में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? चींटी में हो जाएगा। अब आपका एक बचा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल यही इकट्ठा हो जाता है तो हमें थकान लगती है। इस समय मेरे अंदर यही हो गया है, मुझे थकान लग रही, ठीक है। तो 52 का आपने आंसर कर दिया मैम में, ठीक। 53 का आंसर करें। शिक्षित करके व्यक्ति को मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना डैश डैश का आधारभूत दर्शन है। यानी किसका ये है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम ये हमारे डेफिनेशन हो जाएगा प्रसार शिक्षा का। प्रसार शिक्षा यही कहता है कि हम व्यक्ति को शिक्षित करेंगे, उसकी सोच को बदलेंगे। 54 का आंसर करें। संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? साल के अंत में, साल की शुरुआत में, साल के मध्य में, ए और बी दोनों में। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था टीजीटी में, मैं आप लोग को हमेशा से बताती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिख दिया था कि साल के अंत में, यही लिख दिए थे ना शायद। तो आपने कहा नहीं मैम आप शुरुआत लिखी थी, अंत ही तो आंसर होगा। क्यों? आपने कहा यस मैम आपने शुरुआत लिख दिया था और आंसर हो जाएगा साल के अंत में संतुलन तालिका की अवस्था बनाई जाती। 55 का आंसर करें। किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई क्या है? वस्त्र है, रेशा है, तंतु है, अणु है। मैं यहाँ भी कहूँगी कि आप इंग्लिश वाला शब्द देखिएगा। अब आंसर आप कर लेंगे फैब्रिक है, यार्न है, फाइबर एंड मॉलिक्यूल्स है। अब आप आंसर यहाँ पे कर लेंगे 55 का क्या हो जाएगा? तो आपने कहा मैम फाइबर, अब हम लोग आंसर कर लेंगे, तो यस अब आप आंसर कर लोगे। यार्न और फाइबर में दो जगह आप लोग कंफ्यूज होते हो। अब आप कहोगे मैम कैसे हम याद करेंगे? अभी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है? तंतु है, ठीक है। हिंदी वाले शब्द को आप मत देखना, इंग्लिश वाले को देखना। फाइबर होगा, फैब्रिक होगा, यार्न होगा, ठीक है। और क्या होगा? क्लोथ होगा या टेक्सटाइल होगा, ठीक। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे मैम यार्न, ABCD हम लोग लिखते हैं तो सबसे लास्ट में वाई आता है, ठीक है, वाई और जेड, ठीक। सेकंड लास्ट होता है, ठीक, 25वें अक्षर पे आता है। 26 होता है ना अल्फाबेटिकल, हाँ ठीक, 25वें पे आएगा। तो आपने कहा मैम सबसे लास्ट में यार्न होगा, तो यार्न को हम पहले रख ही नहीं सकते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट पूछेगा, जब सबसे छोटा पूछेगा तो हम हमेशा यफ को करेंगे। और यफ में भी क्या? फैब्रिक को नहीं करेंगे। फैब्रिक मतलब कपड़ा, इतना तो हम जानते हैं। और फाइबर मतलब रेशा या तंतु हो जाएगा, हम इसको कर लेंगे, ठीक है। तो आप हमेशा अब आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। यार्न और फाइबर में आप लोग हमेशा कन्फ्यूज होते होगे, मुझे मालूम है, क्योंकि बहुत समय तक मैं भी ऐसे कन्फ्यूज रहती थी। लेकिन जब पढ़ने लगी तो चीज़ें याद हो गया, ट्रिक बना लिया कि वाई हम लोग ABCD लिखते हैं तो लास्ट में आएगा, और ABCDEFGH तो ABCDEF। जैसे हम 5वें अक्षर पे गए, आपने कहा मैम 5वें नहीं 6वें अक्षर पे गए, तुरंत हमें F मिल गया, तो पहले F आएगा फिर Y आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैंने क्या कहा। अगर इस तरीके से आप देखोगे ना तो मेरा आंसर सबसे पहले रेशा पे जाता है। माँ कसम बता रही हूँ, ठीक है। आपने कहा माँ कसम खा ले, तो यस मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले अगर हिंदी वाला मैं देख करके करती थी, पहले जब मैं पढ़ रही थी तो मैं सबसे पहले ऐसे रेशा को मार देती थी, और जब आंसर देखती थी तो गलत हो जाता था, तंतु होता था। तो मैंने तंतु, रेशा ये सब चीज़ें क्लियर ना कर पाई, तो मैं वाई वाली चीज़ें और एफ वाली चीज़ें मिला ली, और वाई लास्ट में आता, वाई को लास्ट में लिखते हैं, या पहले आता है एफ को पहले लिखते हैं। इस तरीके से भी आप कर लोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। आज के बाद से आपका भी आंसर नहीं गलत होगा, क्योंकि मेरा नहीं गलत होता। 56 का आंसर करें। बालक का समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? सोशल मीडिया से, विद्यालय से, परिवार से, खेल के मैदान से। आजकल तो सोशल मीडिया ही हो गया, तो आपने कहा मैम ऐसा भी मत कहिए, क्या हो जाएगी? हमारी फैमिली होगी। 57 का आंसर करें। जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम है, एमाइलेज है, पेप्सिन है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है। तो जठर रस की बात कर रहा है, आप ये भी याद रखना। तो आपने कहा मैम पेप्सिन हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? पेप्सिन हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। अब मैं फटाफट आपको कराऊंगी, आप देखते रहो। 58 का आंसर करो। थ्रोम्बोसाइट्स को भी कहते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इरेथ्रोसाइट्स होता है। आपको मैम ये क्या है? तो थ्रोम्बोसाइट किसे कहते हैं? आपने कहा मैम थ्रोम्बोसाइट्स हम प्लेटलेट्स को कहते हैं। किसको? प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और एक ल्यूकोसाइट्स होता है, ल्यूकोसाइट्स।
तो ल्यूकोसाइट्स मैम हम WBC को कहते हैं और इरिथ्रोसाइट्स मैम हम RBC को कहते हैं। किसको? RBC को कहते हैं। तो ये भी नाम इनका प्रचलित है, आप याद कर लेना। जैसे आप लोग का सोनी मोनी नाम है, स्कूल का नाम कुछ और होगा, घर का कुछ और होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इनके भी कई नाम होते हैं। 59 का आंसर करें। उदरांत नलिका की आधारभूत प्रेरक गति कहलाती है। आप आंसर करें। संकुचन होगा, मैस्टिकेशन होगा, निष्कासन होगा, पेरिस्टालसिस होगा। 59 का आंसर कर दें। प्रश्न इंग्लिश वाला आप लोग देख लिए होते तो शायद और इजी हो जाता। अब आंसर करो क्या होगा। कॉन्स्ट्रक्शन होगा। आप आंसर करें क्या होगा 59 का। तो आपने कहा मैम पेरिस्टालसिस होगा। क्या होगा? पेरिस्टालसिस होगा, ठीक है। 60 का आंसर करें। ऊन का उत्तम विकल्प है। रेशम है, नायलॉन है, आर्लॉन है, टेरिलीन है। इसका आप बहुत अच्छे से पढ़े हो कई बार कि टेरिलीन जो होता है ऊन के विकल्प के रूप में कार्य करते हैं। हम लोग सारे कपड़े ले आते, वो हर ऊनी नहीं होता। सही बता रहा है आपको, सारे कपड़े ऊनी नहीं होते, कुछ टेरिलीन वगैरह के हो जाते हैं। टेरिलीन होता है, ऑर्लॉन होता है, ये सारी चीज़ें हो जाते हैं। 61 का आंसर करें। मानवकृत रेशे जो लंबे एवं निरंतर होते हैं। स्टेपल होगा, फिलामेंट होगा, स्पॉनियान होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। स्टेपल मतलब आप जानते हो छोटा होता है, फिलामेंट मतलब लंबा होता है, ठीक है। फिलामेंट मतलब लंबा होता है, ये चीज़ें आप जानते हो। तो मानवकृत रेशा है तो भाई हमारे हाथ में है, तो हम चाहे तो जितना लंबा रख लें, कोई बाउंडेशन तो नहीं है ना। तो आप कहोगे नहीं मैम कोई बाउंडेशन नहीं है, हम जितना लंबा चाहे उतना बना लें। तो क्या होगा? आपने कहा मैम तब हम फिलामेंट ही करेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 62 का आंसर करें। वह रेशे जो दो या अधिक रेशों को कताई से पहले मिलाकर बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मिश्रित धागा कहेंगे, संश्लेषित कहेंगे, लंबे कहेंगे, छोटे कहेंगे। दो या दो से अधिक की बात हो रही तो आप तुरंत आंसर खट्ट से करोगे कि मैं मिश्रित हो जाएगा यानी मिक्स्ड हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 63 का आंसर करें। टसर रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? कश्मीर में होगा, असम में होगा, नेपाल में होगा, बंगाल एवं बिहार में होगा। आप आंसर करें क्या होगा 63 का। तो 63 का आपने आंसर कर दिया मैम डी, बंगाल एवं बिहार में होगा। बिहार नहीं, बिहार में होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। कितने लोग आप लोग मेरे क्लास में बिहार से हो, जरा सा बता देना। बिहार का स्टेट होने वाला है, सोचे मैं राथन लगा दें क्या, लेकिन मेरे पास एग्जाम हो रहा है मेरे बच्चों का स्कूल में, मेरे पास टाइम ही नहीं क्या लगा दूं। खैर चलो कोई बात नहीं, कह के भी मैंने गलत ही कर दिया। 64 का आंसर करें। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा फ्लैक्स के रेशों को कताई के लिए समानांतर रखा जाता है उसे कहते हैं हैकलिंग कहेंगे। हैकलिंग मतलब टांग देना, हैंग करना। और रेटिंग करना, स्वच्छ करना, पीट पीट कर साफ करना। इधर वाला इंग्लिश वाला शब्द देख लो क्या होगा। हैकलिंग होगा, रेटिंग होगा और स्टिचिंग होगा एंड ड्रिपलिंग होगा। आंसर करें क्या होगा 64 का। तो 64 का आपने आंसर कर दिया है मैम। क्या होगा? हैकलिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? हैकलिंग हो जाएगा, ठीक। 64। अब 67 का आंसर कर दे। जल्दी जल्दी करो आप लोग, 1 घंटा कुछ मिनट में हम लोग कर लेंगे, 56 मिनट हो चुका है ऐसे भी। 65 का आंसर कर दे। फ्लैनल एक प्रकार का वस्त्र है जो तैयार किया जाता है कपास के धागों में, रेशम के धागों में, ऊनी एवं मस्टर्ड धागों में, मिश्रित धागों में। फ्लैनल एक प्रकार का वस्त्र है। तो 65 का आपने आंसर कर दिया कि मैम सी हो जाएगा, ऊनी एवं मस्टर्ड धागों से तैयार किया जाता है। 66 का आंसर करें। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रील्ड रेशम को मिलाकर एवं घुमाकर कसा हुआ ट्विस्टेड धागा बनाया जाता है। पिकिंग हो गया, थ्रोइंग हो गया, रीलिंग हो गया, स्पिनिंग करना हो गया। ये तो इंग्लिश वाले शब्द हैं, हिंदी तो है ही नहीं, तो मैं दिखाऊं कहाँ से इंग्लिश वाला यही रहेगा। तो आपने कहा मैम थ्रोइंग हो जाएगा। क्या होगा? थ्रो आउट आप लोग जानते हो कि मिला करके क्या करते, थोड़ा सा इस तरीके से घुमा करके उसे ट्विस्ट दे देते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? थ्रोइंग आउट। 67 का आंसर करें। प्राकृतिक रंग नहीं होते हैं जीव जंतु, खनिज, रासायनिक पदार्थ, पेड़ पौधे। आप लोगों को एक दिन मैं बताई थी कोकनिकल नामक कीड़ा से रंगा जाता था, खनिज यानी मिनरल्स वगैरह से, और जीव जंतु यानी कोकनियल कीड़ा, और पेड़ पौधे यानी मेहंदी हो गया, कत्था हो गया, इंडिगो हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। तो आपने आंसर कर दिया मैम केमिकल जो पदार्थ होगा यानी रासायनिक पदार्थ जो हो जाएगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। तो 67 का क्या हो जाएगा? सी। 68 का आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा वस्त्र है मल्टी फिलामेंट यार्न के साथ ताने की बुनाई का उपयोग करके बनाया जाता है? डबल बुना हुआ वस्त्र, इंटरलॉक, सिंगल नीट जर्सी और ट्राइकोट। 68 का आप आंसर करें क्या होगा? तो 68 का आपने आंसर कर दिया ए, डबल बुना हुआ वस्त्र। क्या होगा? डबल बुना हुआ वस्त्र। 69 का आंसर करें। वह रासायनिक परिसज्जा जिससे कपास की चमक, मजबूती एवं रंगने की क्षमता को बढ़ाया जाता है? भरना, स्काउरिंग यानी धुलाई करना, बिरंजन यानी मर्सराइजेशन। आप आंसर करें क्या होगा 69 का?
तो 69 का आपने आंसर कर दिया डी, यानी मर्सराइजेशन होगा। क्या होगा? मर्सराइजेशन प्रक्रिया ही कॉटन पे होती है। आप यहीं से पकड़ लिए होंगे। 70 का आंसर करें। कौशल विकास योजना शुरू की गई थी 15 जुलाई 2014, 15 जुलाई 2015, 15 जुलाई 2016, 15 जून 2017। आपको मैं आधा तो हिंदी बोल रही हैं, आधा इंग्लिश बोल रही हैं। 70 का आंसर करें। 70 का आंसर हो जाएगा 15 जुलाई 2015। आप लोग जल्दी करो। 71 का आंसर करें। घर के आमुख को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। आमुख मतलब जनरल फ्लैक्टो इफेक्ट और अवसाद। चलो आप आंसर करो क्या होगा। सूर्य का भ्रमण चक्र, हवा की दिशा एवं वर्षा की गति, भूखंड की स्थिति, उपरोक्त सभी। 71 का आंसर क्या होगा? आपने कहा मैम ये सब हो जाएगा। घर के आमुख मतलब कह रहा कि घर के मतलब नहीं होता कि पूरब की तरफ मुंह होना बेस्ट होता है, फिर दूसरे नंबर पे उत्तर की तरफ होता है, दक्षिण की तरफ फेस नहीं होना चाहिए, सारी चीजें जो भी हैं, वास्तुशास्त्र क्या होता है, ये सब देखिए। 72 का आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु हाइड्रोफिलिक नहीं है? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मैंने एक दिन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया था, तो यहाँ तो मैं समझाने से रही। आपने आंसर कर दिया मैमून होगा, एसीटेट होगा, रेयान होगा, सूती होगा। तो यहाँ पे तीनों तो ये क्या होंगे? हाइड्रोफिलिक होंगे। एक यही होगा जो आपका हाइड्रोफिलिक नहीं होगा, यह हाइड्रोफोबिक होगा। फोबिक और फिलिक में आप लोग अंतर तो आप समझ ही गए होंगे। 73 का आंसर करें। निम्नलिखित प्रक्रिया के लिए कपड़ों के तंतुओं में संसक्तिशीलता का गुण महत्वपूर्ण है। कताई है, करगे की बुनाई है, बुनाई है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 73 का आंसर करो। 73 का आपने आंसर कर दिया मैम, ये कताई हो जाएगा। आज मेरा खाना खाना चला गया, सही बता रहा। अब मैं खा ही नहीं पाऊंगी, बहुत देर हो गया, ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा टाइम ओवर हो गया, 12 बज गया। 74 का आंसर करो। इतनी तेज मुझे नींद लग रही है, एकदम जैसे लग रहा है कि आंखें एकदम बंद हो जा रही हैं। फटाफट आप लोग आंसर कर लो। टाफ्टा निम्न का उदाहरण है। आप लोग को ऐसे भी लग रहा होगा कि मेरे अंदर कोई जोश नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम मैं बस ये सोच रही कैसे आप लोग का बस क्लास ये हो कि मैंने 100 क्वेश्चन करा दिया। सही बता रहे हैं। टाफ्टा निम्न का उदाहरण है। साटिन बुनाई का वस्त्र है, साटिन बुनाई का वस्त्र है। साटिन और सटिन या इंग्लिश वाला देखना। ट्विल बुनाई का है और सादी बुनाई का है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, SATI होता है और SATEEN होता है, ठीक है। तो जहाँ डबल EN हो जाएगा वहाँ बाना प्रधान हो जाता है, और जहाँ आई हो जाता है वहाँ ताना प्रधान हो जाता है। मैं हमेशा से बताती हूँ, ये चीज़ें आपको गांठ बांध लेना है। आई लिखने में हमें जगह ज़्यादा लगेगा, तो लेटी हुई चीज़ें ये है। अरे ई लिखने में, जब आई हम लिखेंगे मैम तो हम लंबा लंबा लिखेंगे, यानी ताना लिखेंगे। तो इस तरीके से आप ट्रिक फॉलो करोगे तो कभी आपका गलत नहीं होगा। और यहाँ पे साटीन और साटीन को देख लेना, छोटी ई जहाँ रहेगा वहाँ आई हो जाएगा, और जहाँ बड़ी ई होगा वहाँ डबल ई हो जाता है। मैं यही अंतर समझाती हूँ। स्पेशली कौन है कमेंट बॉक्स में? शहजादी जी, आप नई नई होम साइंस पढ़ रही हैं, ये आपके लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ। हर बच्चे तो जान ही रहे हैं, हो सकता है अब आप भी जान गई हो। साटीन और सटीन दोनों दो शब्द होता है इंग्लिश में। सटीन और मतलब दोनों, जहाँ आई होगा वहाँ सटीन होगा और यहाँ साटीन होता है। इस तरीके से आप पढ़िएगा। तो जो आई होगा वो तानामुखी होता है, और जो डबल ई होता है वो बानामुखी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद करेंगी तो आपसे चीज़ें भूलेगी नहीं। तो इसका आंसर तो मैम आपने बताया ही नहीं। 74 का कहानी बता के चली गई। मैंने इसको बस समझाने की कोशिश किया। फिलहाल इसका आंसर तो डी होगा, सादी बुनाई का वस्त्र है। लेकिन मैंने कहा ये दोनों आया तो मैं आपको समझा दूं कि सेटीन क्या है, साटीन क्या है, ठीक है। तो जहाँ ताना प्रधान पूछे तो आप सेटीन यानी आई वाले को सही करोगे, और जब बाना पूछेगा तो आप डबल ई वाली को सही करेंगे, ठीक है। जो भी नए बच्चे हो जिनका भी ये कन्फ्यूजन हो दूर कर लेना। फिलहाल मेरे नज़र में यही दिख रही हैं कि शहजादी जी ऐसे भी कल बड़ी शिकायत कर रही थी, मैं मेरा कब नंबर आएगा, नाम आएगा। आज इनका मैंने पूरे क्लास में नाम ले लिया, लेकिन ऐसे नहीं, मतलब मजाक में मैं नहीं, सच में मैं बता रही हूँ कि वो नहीं, अभी चीज़ें नहीं समझ पा रही, तो ये चीज़ें आप जान लीजिएगा, ठीक है। बालूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है? मध्य प्रदेश, मुर्शिदाबाद, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम बालूचर जो साड़ियाँ हो जाएंगी कहाँ की हैं? मुर्शिदाबाद की हैं। कहाँ की? मुर्शिदाबाद की हैं। 76 का आंसर करें क्या होगा? क्वेल्टेड टेक्सटाइल निम्न वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है। बिना बुना हुआ, बिना वसीला, अनेक परतों वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 76 का आप आंसर कर दो। आपने कहा मैम अनेक परतों वाला कपड़े को हम क्या कहते हैं? क्विल्टेड टेक्सटाइल कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है? एक ही पे दोनों क्या होता है? सब इस तरीके से परत परत क्या होता है? चिपका दिया जाता है। अब आपका आंसर हो गया
कौन सा आंसर हो गया 80, ठीक है। ओहो 77, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करो, अभी 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है। रेशम की खेती यानी उत्पादन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर, सिल्वी कल्चर, सेरी कल्चर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि पीसी कल्चर मछली उत्पादन से हो गया, और सेरी कल्चर किससे हो गया? मत्स्य पालन, सॉरी सेरी कल्चर हो गया रेशम पालन से। 78 का आंसर करें। गंधक रंजक प्रयुक्त होते हैं रेशम के लिए, सूती के लिए, नायलॉन के लिए, ऊनी के लिए। गंधक यानी सल्फर युक्त की बात की जा रही है, तो आपने 78 का आंसर कर दिया कि मैम 78 का हो जाएगा बी, यानी सूती वस्त्र के लिए हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 79 का आंसर करें। इंडिगो किस प्रकार के रंजक का एक चिर परिचित उदाहरण है? अम्लीय रंजक है, गंधक रंजक है, बैठ है, प्रत्यक्ष रंजक है। आप यहाँ पे इंग्लिश वाला शब्द देखना चाहो तो देख सकते हो, एसिड डाई, सल्फर डाई, बेड डाई एंड डायरेक्ट डाई। इससे आसान हो जाता है आंसर करना। तो आप आंसर कर दिए कि मैम 79 का क्या हो जाएगा। अब आप आंसर करो। आपने कहा मैम 79 का बेड डाई हो जाएगा। क्या होगा? बेड डाई हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 80 का आंसर कर दें। आर्द्र तापो दबाव में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, इसे कहा जाता है? मीनिंग कहेंगे, फेल्टिंग कहेंगे, बस्टर्ड कहेंगे, गलाना कहेंगे? 80 का आप आंसर कर दो, क्या कहेंगे? तो आपने आंसर कर दिया मैम बी, यानी फेल्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? फेल्टिंग कहेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 81 का आंसर करो। दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं पुष्प सज्जा के लिए पुष्प काटना, बैंक से पैसे निकालने के लिए चेक काटना, लड़े जा रहे थे कहने लकड़ी का विवाह, लड़की का विवाह, उपर्युक्त सभी। दीर्घकालीन लक्ष्य की बात कर रहा है, तो पुष्प सज्जा के लिए पुष्प काटना दीर्घकालीन नहीं, तुरंत गए तुरंत काट करके लेकर चले आए। बैंक से पैसा निकालना, चेक काटना, ये भी नहीं है, ये तो सब मेन गोल चेन में आ जाता है। आपने आंसर कर दिया मैम, लड़की की शादी हो गई, घर बनवाना हो गया, बच्चों को पढ़ाना हो गया, ये सब क्या होते हैं? दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 82 का आंसर करें। कौन से लक्ष्य स्थायी होते हैं? दीर्घकालीन लक्ष्य, अल्पकालीन लक्ष्य, साधन समाप्ति लक्ष्य, और कोई नहीं। तो साधन समाप्ति यही कहना कि मुझे मार्केट जाना है, मैं वहां से गई, एटीएम से गई, पैसा निकाल के लाई, यही साधन समाप्ति लक्ष्य होते हैं। ठीक। आप इंग्लिश वाला भी शब्द देख सकते हो, इसका इंग्लिश वाला शब्द देख कर ही आंसर करिएगा। लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, मीन गोल चेन एंड नन। तो मीन गोल चेन यानी जो आपके बीच में हेल्प कर रहा हो, ठीक है। जैसे मैं एटीएम गई, पैसा निकाल के लेकर आई, फिर शॉपिंग गई, तो ये वाली चीज हो जाती है। तो आपने आंसर कर दिया है। इमेम 82 का आंसर हो जाएगा लॉन्ग टर्म गोल हो जाएगा। ये क्या होता है? स्थायी होता है एंड परमानेंट होता है, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर करें। रेखाओं को जोड़कर बनता है, हम रेखा रेखा जोड़ते हैं, ये क्या है? ये रेखा है, ठीक है। पहले क्या करते हैं? डैश डैश को जोड़ करके, पॉइंट पॉइंट को, बिंदु बिंदु को जोड़ करके रेखा बनाते हैं। रेखा रेखा को जोड़ करके हम आकार बनाते हैं। हम ये क्या करती है? रेखा रेखा को जोड़ दी, क्या बनाए? आपने कहा हम आकार बनाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि पॉइंट पॉइंट को, बिंदु बिंदु को जोड़ करके रेखा बनाते हैं, और रेखा रेखा को जोड़ करके क्या करते हैं? हम आकार बनाते हैं। आप बता दो हमें, अगर इस तरीके से कुछ एक बनाना है, क्या कर रहे हैं? हम रेखा ही रेखा तो जोड़ रहे हैं। आपने कहा यस मैम, आप रेखा ही रेखा जोड़ रही हैं, और जोड़ करके आपने क्या बना दिया? एक घर बना दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रेखा रेखा को जोड़ करके मैंने क्या बना दिया? एक आकार बना दिया। उसको आप घर कहो, चाहे जो मन करे वो कहो। 84 का आंसर करें। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, किसके अनुसार है? न्यूमेन एंड समर, वुड्सन, ओपनहेम और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यवहारिक विज्ञान की बात कर रहा है। व्यवहारिक किसने कहा है? तो आपने कहा मैम, किसने कहा है? पोर्टसन ने कहा है। किसने? पोर्टसन ने कहा है, ठीक। 85 का आंसर करें। व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, पोस्ट लिख लोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। क्यों? यही तो होता है। तो आपने कहा यस मैम, आपने पोस्ट लिख करके हमेशा सही करवा देती हैं। यही क्या हो जाएगा? पी फॉर प्लानिंग यानी आयोजन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, सी फॉर कंट्रोलिंग, ए फॉर एवेल्युएशन। तो सी फॉर कंट्रोलिंग कहाँ गया? नियंत्रण यहाँ हो गया, मूल्यांकन इवेल्युएशन हो गया। इस तरीके से आप आंसर सही कर लोगे। अल्पकालीन लक्ष्य नहीं है बच्चों की उच्च शिक्षा, घर की सफाई, संगीत सुनने की इच्छा, वस्त्रों की खरीदारी। तो ये सारी चीजें अल्पकालीन इच्छा, मेरा कॉफी पीने का मन कर रह गया, बनाकर पी लिए, अल्पकालीन हो गया। वस्त्रों की खरीदारी, मेरा मन किया चले शॉपिंग कर ला, संडे है, चले अपने लिए कुछ ले आते, चले गए घूम करके लेकर चले आए। संगीत सुनने की इच्छा, पढ़ाते पढ़ाते बोर हो गए, मन कर रहा थोड़ा सा कोई गाना सुन ले, तो वो चीजें हो गई। तो ये, लेकिन ये बच्चों की शिक्षा, मैंने कहा ना, बच्चों की शिक्षा हो गया, शादी हो गया, मकान बनवाना हो गया, ये सब क्या होते हैं? तो लॉन्ग टर्म चेन होते हैं, ठीक है।
87 का आप आंसर कर दो। नकद रूप से आय होती है, हम आपको कैश दे रहे हैं, क्या होगा? मौद्रिक आय होगा, वास्तविक होगा, अनुपातिक होगा, मानसिक होगा। इस तरीके से आप इंग्लिश देख लो। मॉनेटरी इनकम होगा, रियल इनकम होगा, प्रोपोर्शनल इनकम होगा और मेंटल इनकम होगा यानी साइकिक इनकम होगा। तो आप 87 का आपने आंसर कर दिया। आपने कहा मैम ए हो जाएगा, मॉनेटरी इनकम हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, यानी मौद्रिक आय हो जाएगा। ठीक है, मौद्रिक मतलब मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा, रुपया। मूल्यांकन का प्रकार है सर्वोपरि मूल्यांकन, सविस्तार मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। 11 का बुक में पढ़ा रहे हैं, उसमें बहुत अच्छे से दिया। आप लोग धैर्य बनाए रहो, सब मैं कराऊंगी। ठीक है, बस आप लोग भगवान से प्रे करो मेरा हेल्थ अच्छा रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। आप मानोगे नहीं, अभी मैं आपको लाइव पढ़ाती तो आप देखते सिर पे, मैंने कहा ना मुझे ठंडी लग रही है। क्यों? क्योंकि फैन चल रहा है, फैन नहीं चलाते तो मच्छर काट लेते। तो मैं क्या की हूँ, जो कुशन नहीं होते छोटे छोटे ऐसे साइड में रखने के लिए रखे, वही कुशन उठा करके सिर पे मैं रख ली हूँ। आप लोग हंसोगे कि वो कुशन उठा करके मैं ऐसे सिर पे रख ली हूँ कि डायरेक्ट मेरे सिर पे हवा ना लगे, ताकि मुझे ठंडी ना लगे। ठीक है, और सिर इतना तेज मेरा दर्द कर रहा है, बस यही हो रहा है कब आंख बंद कर लें, कब अब सो जाए, कब अब सो जाए। ठीक है, लेकिन आप लोग ये चीज़ें नहीं समझोगे कि वाकई कितने परिस्थिति में आकर के मैं आपका क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप लोग टाइम देख सकते हो, 12 एकदम ठीक 12 बज गया। अब सोचो, कल संडे है, ये भी नहीं कि चलो बहुत देर तक सो ही रहेंगे। आप लोग देखते हो संडे के दिन में मैं कितनी जल्दी कम्युनिटी पे क्वेश्चन पोस्ट कर देती हूँ। लेकिन कल तो मैं कोशिश करूंगी कि 9 बजे तक सोती रहूँ, देखो क्या होता है। काम भी बहुत करना है। तो 88 का आपने आंसर कर दिया है मैम, ये सभी हो जाएगा। क्या है? मूल्यांकन के प्रकार होते हैं। 89 का आंसर करें। रंगों की श्रेणियां हैं, प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग, मध्यवर्ती रंग, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रंग, उपर्युक्त सभी। आप जानते हो प्राइमरी कलर होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है। ठीक है, तो आप आंसर करें क्या होगा? आपने कहा मैम चतुर्थक श्रेणी के भी कुछ रंग होते हैं। आपका ये सभी सही हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, क्या होते हैं? सभी सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर करें 91 का। अब आप लोगों का फटाफट क्वेश्चन होने ही वाला है। 90 का ना? हाँ, 90 का आंसर करें। जापान की सर्वाधिक प्रचलित होती है मोरिबाना, नाजीरे, ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। मोरिबाना क्या है, नाजीरे क्या है? तो आपने कहा मैम जापानीज फ्लावर डेकोरेशन होता है, यानी जापानी पुष्प सज्जा होता है। नाजीरे क्या होता है? खूब लंबे लंबे पतले पतले बड़े बड़े से फ्लावर पार्ट में लंबे लंबे क्या होती, टहनियाँ होती, उन्हें हम नाजीरे कहते हैं। एक होता है टोकोनामा, नहीं, टोकोनामा, हाँ, एक क्या होता है, टोकोनामा होता है। वो क्या कहते हैं, जापानियों के पूजा स्थल को जैसे हम लोग मंदिर कहते हैं, ऐसे वहां पे टोकोनामा होता है। पता नहीं क्या टोको, पता नहीं क्यों ऐसे ही कुछ होता है। टोको याद ही नहीं यार, लेकिन है टोकोनामा ही शायद है। ठीक है, आप लोग को याद हो तो जरा कमेंट बॉक्स में कर देना। तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, तो 90 का आपने कह दिया मैम, दोनों हो जाएगा। ठीक है, 91 का आंसर करें। शारीरिक वृद्धि, ओहो, अब ये भी बचा है क्या होने के लिए? शारीरिक वृद्धि एवं गत्यात्मक नियंत्रण का व्यवस्थित प्रारूप जो सिर से पैर की ओर होता है कहलाता है। आप बहुत अच्छे से जान रहे हो। पूछना चाह रहा है कि सिफेलोकाउडल क्या होता है। सिफेलोकाउडल क्या होता है, देख लो, हिंदी में इंग्लिश में यही दिया है। ठीक है, सिफेलोकाउडल क्या होता है? तो आपने कहा मैम एक होता है सिफेलोकाउडल और दूसरा क्या होता है? आपने कहा मैम क्या होता है? पॉक्सिमोडिस्टल होता है। क्या? पॉक्सिमोडिस्टल होता है। और एक होता है मस्तकाधोमुखी। तो मस्तक मतलब सिर, जहाँ सिर दिया हो वहाँ आप मस्तकाधोमुखी लगा दोगे, सिफेलोकाउडल लगा दोगे। ठीक है, यही तो आपने कहा यस मैम। और निकट दूर दिशा, अगर इस तरीके से हम बच्चा बना दे रहे हैं, आपको मैं बच्चा ना बनाओ, हम लोग डर जाते हैं, तो उसका विकास कहाँ से होगा? यहाँ से धड़ से शुरू होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, चारों दिशा में फैलेगा। लेकिन सिफाइलोकाउडल में क्या होता है, सिर से विकास शुरू होता है, फिर गर्दन का होगा, फिर धड़ का होगा, फिर सीने वगैरह का होगा, फिर पेट हाथ पैर का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से विकास होगा। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा सी। 92 का आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन से विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था में प्रयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए जरूरी शारीरिक कौशल सीखना, पुरुष एवं नारी के सामाजिक दायित्व प्राप्ति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्ति, अपने समूह साथियों में सामंजस्य। क्या नहीं है? आप आंसर करें 92 का। तो आपने कहा मैं पुरुष एवं नारी के सामाजिक दायित्व प्राप्ति नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 93 का आंसर करें क्या होगा? जीवन के प्रथम वर्ष में बालक डैश 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 अवस्था से गुजरता है।
मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, जननांगी अवस्था, लैंगिक अवस्था, ये किसका सारे स्टेज है आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। आपने कहा मैं मुखी हो जाएगा, क्या होगा? पहले जीवन की प्रथम अवस्था में बालक क्या करता है? मुख से ये मुखी होता है, फिर गुदी होता है, इन सब में क्या होता है? बच्चे को आनंद आता है। किसके अकॉर्डिंग बता देना जरा सा। 94 का आंसर करें। लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? सलाइवा में वाटर कितना परसेंट होता है? आप बहुत अच्छे से जानते हो कितने परसेंट होता है। लार में सब पानी ही पानी होता है, कुछ और नहीं होता है, 1-2% कुछ होता है। तो 99% वाला आंसर हमेशा सही हो जाता है। 96 को आप नहीं सही करेंगे, ठीक है। आपको इतना तो यस, लार कैसा होता है? एकदम पानी होता है। उसमें क्या है? 99.27% होता है। अब सोच लो 33%, कुछ 33% वो भी पॉइंट में कुछ हो रहा है, ठीक है। तो कुछ होगा, अम्ली यही होता है। लार बेसिकली आप लोग जानते हो, हल्का सा अम्ली हल्का सा क्षारी होता है। एक दिन मैंने पीएच मान बताया भी था आप लोगों को। एक सामान्य वयस्क में रक्त की औसत मात्रा है 2 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर, 1.5 लीटर। तो आपने कहा मैम 2 लीटर कम हो जाएगा, 7 लीटर बहुत अधिक हो जाएगा, 1.5 भी कम हो जाएगा। तो आप कहना क्या चाह रही मैम? तो हम कहना चाह रहे हैं कि बी हो जाएगा, ठीक है। 96 का आप आंसर करें। एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज क्या है? रेखा है, रंग, संरचना, रूपरेखा है। एक बार और भी ये प्रश्न आया था, वो हमसे क्रॉस क्वेश्चन भी की थी शिवांगी जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, ठीक है। तो क्या होगा? रूपरेखा दिखेगा, ठीक। लेकिन कहीं कहीं आपको रंग भी दिखता है, ये आप जान लीजिएगा। आपको अगर ये दोनों रहे तो रूपरेखा को आप पहले करना, लेकिन अगर रूपरेखा ना रहे तो आप रंग को करोगे कि पहले रंग दिखता है, ठीक है। आप पहले क्या होगा? रूपरेखा दिखेगा कि आदमी है, औरत है, कौन है, क्या पहना है, ये चीजें पहले दिखेगा, ठीक है। फिर कलर वलर वाली चीजें दिखेगी, तो ये भी देख लेना। कहीं कहीं क्या होगा? रूपरेखा, कहीं कहीं रंग दिया गया है। मैंने सर्च करके उनको भेजा भी था। बाटिक, टाई और डाई और इकत छपाई के प्रकार है। ब्लाच छपाई है, प्रतिरोध है, शोधन छाप है, वर्णक छाप है। आप आंसर कर दे 97 का क्या होगा? तो आपने कहा मैम बी, प्रतिरोध छाप है। मंडे, कल संडे है, संडे को हो सकता है 5 या 6 बजे मैं आप लोग का क्लास लगाऊंगी। कौन सा क्लास लगाऊंगी? बहुत छोटा ही क्लास लगेगा। किसका क्लास लगेगा? कोर्स एंड बेल्स, ठीक है, जो टेक्सटाइल में कोर्स होता है। बेल्स क्या है? और कोर्स कोर्स हो गया, बेल्स हो गया, और क्या है जी? कोर्स बेल्स अब याद ही नहीं आ रहा है। कोर्स हो गया, बेल्स हो गया, चलो याद आएगा तो बताएंगे। और 90 डिग्री पता नहीं क्या, वार्प एंड वेफ्ट, इस तरीके, मतलब यही मैं आप लोग का लगाऊंगी। किसने कहा था? शिवांगी ने कहा था, ठीक है। तो मैंने देखा, खोजा, सब निकाल उकाल करके टाइप उप करके रखे। क्वेश्चन भी है, थ्योरी भी है, विथ फिगर है। 10-12 मिनट 15 मिनट का जो भी वीडियो होगा शाम को लगेगा, आप लोग देख लेना। 98 का आंसर लेकिन आज ही लगेगा, संडे को ही। किसी कक्षा में शिक्षण के समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और एवं रुचियों को मस्तिष्क में रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम इस पक्ष को ध्यान में रखता है? मनोवैज्ञानिक आयाम, दार्शनिक आयाम, मूल्यांकन आयाम, कार्यप्रणाली आयाम। टाइम दे रहे हूँ 98 का। तो आपने कहा मैम मस्तिष्क में रखना विद्यार्थियों के लिए कौन सा होगा? तो मनोवैज्ञानिक आयाम होगा। 99 का आंसर करो। सेकेंड लास्ट आपका क्वेश्चन है, खुश हो जाना। क्वेश्चन तो आप लोग करा ही लिए, लेकिन आज मैं भूखे सो जाऊंगी। कार्टन पॉलीमर में सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक ग्रुप है? एमाइड ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, सल्फ्यूरिक। बहुत से लोग कहते होंगे ना, अरे बस ऐसे लोग कहते हैं, कहने के लिए हम भी जब तैयारी करते सही बता रहे हैं। वो इस तरीके से मैं भी ऑनलाइन क्लास पढ़ती थी। तो अगर ये सब चीज़ें जीके जीएस वगैरह मैं अब भी पढ़ती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं देखती हूँ ना, तो पहले, अब तो नहीं, जब मैं क्लास का वही होता है कि जब अपने पे बीतता है तब दिखता है। नहीं तो मैं कहती थी अरे ऐसे दिखाने के लिए, क्या आप तक खाना नहीं खाई होंगी। लेकिन ये चीज़ें अब सच होता है, अब दिखता, अब लगता है कि नहीं सही है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो ना, तो पूरा करने में आपको, अगर आप किसी बड़े भाई बड़े बहन, एक अच्छे शिक्षक के अगर रूप में आप हो, तो आपको कितनी आपसे कितनी एक्सपेक्टेशन होती है लोगों को, ठीक है, कितनी उम्मीदें होती हैं कि हम ये कहेंगे तो मैम कर देंगे, ये पूछ लेंगे ये। तो वहाँ पे एक दिल से कनेक्शन होते चला जाता है, ठीक है। तो ये वाली बात हो जाती, शायद आप लोग ना समझ पाओ अभी, जब आप लोग उस समय में जाओगे तो समझोगे। 99 का आंसर आपने कर दिया मैम, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा। क्या होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा। 100 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का। आप लोग पीडीएफ मुझसे ले लेना, मांग लेना। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आत्मा के विज्ञान के रूप में, तर्क के विज्ञान के रूप में, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में।
ए डी सही होगा, बी सी सही होगा, केवल ए सही होगा, केवल बी सही होगा। इस तरीके से करने का आप लोग अपना हैबिट बना लो। मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें करा रही हूँ, क्योंकि एलटी का पेपर आप लोग देख लेना, मैंने करा दिया है इसी चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पे अगर 150 क्वेश्चन आते हैं तो 150 में से ये मान के चलो कि 30-40 क्वेश्चन या 20 से 25 क्वेश्चन, ठीक है, इन 40 से 45 क्वेश्चन इन दोनों क्वेश्चन का होता है। जैसे कथन और कारण, कौन स्पष्टीकरण कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ए सही है, आर गलत है, और कूट से, ये दोनों प्रश्न आपको मिलाकर के 25 से 30 या 30 से 40 के बीच में आपको मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है कि 25 से 30 हो जाए और उम्मीद है कि 30 से 40 मिल जाए। अगर ना मिले तो आप कहिएगा। अब बाकी क्वेश्चन जो होता है वो वन लाइनर होगा, मतलब 4 विकल्प के रूप में होगा। ठीक है, तो जो मैं कहूँ तो वो चीज़ें भरोसा कर लिया करो। PYQ देख लेना, इसी चैनल पे पड़ा है, पेपर की एकदम फोटो कापी पड़ा हुआ है, कोई वो नहीं है। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम 100 का डी हो जाएगा, केवल बी हो जाएगा। कि तर्क के रूप में क्या होता है, मनोविज्ञान को मतलब सही नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि सही है, बाकी आत्मा का विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, ये सब है, लेकिन तर्क के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को हम नहीं जानते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न को करना सीखिए। फिलहाल ये आपका उत्तर माला है, यानी आंसर की है, देख लीजिएगा। इस तरीके से हंसते खेलते तो नहीं, रोते गाते आप लोग का 1 घंटा 20 मिनट में क्लास खत्म हुआ है। फिलहाल आप लोग जाओ सो। आप लोग क्या सोओगे, आप लोग जाओ, मैं जा रहा हूँ सोने। ठीक है, फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।